अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे? यस मैम। जी मैम। यस मैम। यस मैम। चलेंगे। यस मैम। अच्छा। आज की क्लास में होपफुली ये शायद हमारी एकेडमिकली आखिरी क्लास होगी क्योंकि कोर्स कंटेंट्स हमारे आज की क्लास तक कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमें मजीद ऐसी कोई नई चीज़ नहीं होगी जो पढ़नी होगी। बस फिर उसके बाद जो भी हमारी आपकी इंटरेक्शन होगी वो प्रोजेक्ट्स के और प्रेजेंटेशन के लिए ही होगी। तो आज की क्लास में डिस्कशन अपनी कंप्लीट करते हैं अबाउट इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और हमने बेसिक्स पढ़ी थी कि इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती क्या है और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो है वो हर लैंग्वेज में कहीं ना कहीं अवेलेबल होती है। जावा की हमने एग्जांपल ली थी कि जावा की जो जेवीएम है वो इस बात को हमें जाहिर है कि एक ऑब्वियस आइडिया देती है कि जावा के अंदर भी हमारे सोर्स प्रोग्राम का बाइट कोड जनरेट होता है जो कि एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की तरह होती है, और फिर जेवीएम उसको किसी भी तरह की मशीन के ऊपर उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से रन कर देती है। तो ये बाइट कोड बेसिकली क्या है, जावा का या पाइथन का या किसी भी और लैंग्वेज का, ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की ही एग्जांपल है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन फाइल जावा की खोल कर भी दिखाई थी कि जो हम कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होते हैं लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लॉन्ग होती हैं। उसको जावा जो है वो जब बाइट कोड में कन्वर्ट करती है तो वो उसको बहुत ही स्मॉल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देती है। एक से दो उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं और एक कोई ऑपरेंड या एक से ज्यादा ऑपरेंड उसके अंदर होते हैं। बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन में उसको कन्वर्ट कर देती है। फॉर दिस रीजन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत सिंपलर होती है और उनको मशीन कोड में लिखना बहुत इजी होता है। स्टैटिक चेकिंग की हमने बात की थी कि जावा एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, इसके अंदर सिमेंटिक एनालिसिस होता है। हर वेरिएबल जो कि आप यूज कर रहे होते हैं और हर डेटा आइटम जो कि आप यूज कर रहे होते हैं उसकी टाइप रन टाइम पर डिसाइड हो चुकी होती है। तो ये स्पेसिफिकली मैटर है स्टैटिकली चेक्ड लैंग्वेजेस का कि उसके अंदर इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पर आपको स्टैटिकली हर डेटा आइटम का जो है वो टाइप भी डिसाइड करनी होती है। और ये स्टैटिकली टाइप चेकिंग करने के लिए आमतौर पर हम एक गो में नहीं कर सकते सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट, बल्कि कभी कभार हम दो स्टेप्स लेते हैं। एक स्टेप्स में हम हाई लेवल मशीन कोड या इंटरमीडिएट कोड में रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड स्टेप में हम लो लेवल मशीन कोड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। फर्क ये होता है कि हाई लेवल जो मशीन कोड होता है वो हाई लेवल मशीन कोड जो होता है वो आपके सोर्स प्रोग्राम के और आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके नजदीक होता है। बिल्कुल वैसे जो ट्री टाइप हमारे पास तरीके हैं, यानी कि हमारे पास जो सिंटेक्स ट्री है और हमारे पास जो डैग है ये काफी हद तक हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि ये आपके पार्स ट्री से बहुत करीब होते हैं और बहुत आसानी से अगर आपने अपने सोर्स प्रोग्राम को टोकनाइज किया है, उसके ऊपर लेक्सिकल एनालिसिस अप्लाई किया है, सिंटेक्स एनालिसिस अप्लाई किया है, सिमेंटिक एनालिसिस अप्लाई किया है, तो बहुत ही कम स्टेप्स में बहुत ही इजीली आप डैग भी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही कम स्टेप्स में बहुत इजीली आप सिंटेक्स ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो आपको किसी ना किसी लो लेवल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है अपने जो है वो कोड को, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को। और उसके लिए आपको कोई इंटरमीडिएट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है, और उसमें 3 एड्रेस कोड लिखना होता है। अच्छा, 3 एड्रेस कोड के बारे में ये बात याद रहे कि 3 एड्रेस कोड एक स्ट्रेटेजी है। 3 एड्रेस कोड की स्ट्रेटेजी आप जावा में भी अप्लाई कर सकते हैं, सी में भी, असेंबली में भी। तो जरूरी नहीं कि अगर हम 3 एड्रेस कोड लिख रहे हैं तो वो हमेशा असेंबली में लिखा जाए, वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। 3 एड्रेस कोड का मतलब है कि ऐसे इंस्ट्रक्शन की जिसके अंदर कभी भी 3 से ज्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल ना हो। तो लो लेवल लैंग्वेज आपको 3 एड्रेस कोड लिखने के लिए भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किसके लिए किस में लिख रहे हैं। आमतौर पर ये लैंग्वेज जो होती है वो असेंबली होती है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी होता है कि आप अपनी जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, जो 3 एड्रेस कोड है, वो किस रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाह रहे हैं।
उसका फायदा ही होता है कि अगर आप एक दफा 3 एड्रेस कोड और स्पेसिफिकली असेंबली में क्रिएट कर लेते हैं तो फिर वो टारगेट मशीन कोड के बहुत नजदीक होता है। तो जनरली स्ट्रेटेजी जो सी भी अप्लाई करती है, जो जावा भी अप्लाई करती है, वो यही है कि वहां पर डैग और सिंटेक्स ट्रीज की क्रिएशन होती है, देन उसमें 3 एड्रेस कोड बनाया जाता है, 3 एड्रेस कोड को ट्रिपल्स या क्वाड्रिपल्स में कन्वर्ट किया जाता है और देन आपके पास मशीन कोड आता है। क्रिएटर्स कोड की हमने डिटेलिंग लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ ली थी कि क्या होता है और हमें क्यों जरूरी है। ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट मैम जी जी मैम फिर मैम सी और जावा सेम स्ट्रेटजी यूज करते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की, तो फिर सी मशीन डिपेंडेंट क्यों है अभी तक? एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि जावा जो है वो आपको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन देता है बाइट कोड में, और वो बाइट कोड मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। आप थी नहीं शायद, लेकिन बाकी जितने बच्चे मैम हैं, मैंने देख लिया था, वीडियो आपने भी देख देखा लिया है था। ना। तो आपने यस मैम। वो असेंबली कोड देखा है जिसके जावा क्रिएट करती है? यस मैम देख लिया। आपने देखा है सबने? अच्छा मुझे बताएं, आप सबने असेंबली पढ़ी हुई है ना, मैंने सुना है। यस मैम पढ़ी हुई। आपको वो असेंबली वही लगी जो कि असेंबली आपने पढ़ी थी पहले? नो मैम, वो मतलब इंटेल के लिए हमने की थी ना, और ये जी। मतलब सबके लिए थी, सारे आर्किटेक्चर के लिए। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, असेंबली के भी बेसिकली दो वर्जन है, दो नहीं बल्कि मल्टीपल वर्जन है। एक असेंबली का वर्जन होता है मशीन डिपेंडेंट वर्जन, जो कि आप कह रही हैं आपने इंटेल के लिए पढ़ी, कोई और पढ़ेगा वो किसी और मशीन के लिए पढ़ेगा। एक मशीन स्पेसिफिक असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो असेंबलर इस्तेमाल होता है और जो असेंबली लैंग्वेज इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल होती है, अनफॉर्चुनेटली वो मशीन। लेकिन ये क्योंकि एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में जो हम कोड लिखते हैं वो मशीन स्पेसिफिक हो जाता है, तो अब हमारे पास एक जेनेरिक टाइप ऑफ असेंबली लैंग्वेज भी अवेलेबल है, यूनिफॉर्म असेंबली लैंग्वेज। वो होती मैम असेंबली लैंग्वेज है लेकिन वो जेनेरिक होती है, यानी कि वो कोई भी मशीन उसको रीड कर सकती है, वो ऐसी असेंबली लैंग्वेज। ये शायद मेरा वाइल्ड गैस ये है कि शायद सी लैंग्वेज के जमाने में ये हमारे पास यूनिफाइड असेंबली लैंग्वेज शायद अवेलेबल ही नहीं होगी, इसका कॉन्सेप्ट जावा के साथ आया होगा, या आई डोंट नो क्या रीजन है। लेकिन बहरहाल जो आपका सी लैंग्वेज का कंपाइलर होता है ना, वो जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कन्वर्ट करता है वो मशीन स्पेसिफिक असेंबली लैंग्वेज में करता है। लेकिन जावा का जो मैम अगर मैम अगर मशीन स्पेसिफिक की तो फिर मतलब डायरेक्टली हम मशीन कोड में ही कन्वर्ट करते हैं, बीच में मतलब प्रोसेसिंग बढ़ रही है ना, हमारी एक और फाइल बन रही है जिसमें असेंबली का कोड पड़ा हुआ है, और वो है भी मशीन डिपेंडेंट, तो हम डायरेक्टली मशीन कोड में क्यों ना कन्वर्ट करें? ये अच्छा सवाल है, और ये बात मैंने लास्ट क्लास में ही डिस्कस की थी। पहली बात तो यही है, मैं अपना वो वाला पॉइंट कंप्लीट कर लूं कि जावा के अंदर जो है, जो असेंबली और असेंबलर इस्तेमाल होता है वो यूनिफाइड असेंबलर इस्तेमाल होता है, यूनिफाइड असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। और वो लैंग्वेज कुछ इस तरह की होती है कि वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, मशीन इंडिपेंडेंट होती है, और फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, और वो जो वर्जन है वो हर मशीन के लिए स्पेसिफिक होता है, जावा का जो आपका यूनिफाइड असेंबलर होता है। अच्छा, लेकिन जो ये हम पहले पढ़ चुके इंट्रोडक्शन में कि ये हमें मशीन कोड बनाना क्यों है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हमें बनानी क्यों है। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाने का एक तो बहुत बड़ा रीजन यही है, इसमें कोई शक नहीं, एक रीजन यही है कि जब आप इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में अपने कोड को कन्वर्ट करते हैं तो वो मशीन इंडिपेंडेंट हो जाता है, और हर मशीन उसको अपने हिसाब से डील कर सकती है। ये एक रीजन है, लेकिन ये अकेला रीजन नहीं है। एक और रीजन बहुत बड़ा ये है कि जब प्रोग्रामर अपने हिसाब से कोई इंस्ट्रक्शंस लिख रहा होता है, ठीक है ना, जब हम आप और मैं कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं तो हम लिख रहे होते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदाज से। और ये बात हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से लेकर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में समझ चुके हैं कि मशीन का अंडरस्टैंड करने का और चीजों को डील करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, और ह्यूमन बीइंग का बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई चीज एक ह्यूमन बीइंग के लिए डिफिकल्ट हो सकती है, मशीन के लिए बहुत आसान हो सकती है, लेकिन वाइस वर्सा हमें ये बात माननी पड़ेगी कि कोई चीज ह्यूमन बीइंग के लिए आसान हो सकती है और मशीन के लिए डिफिकल्ट हो सकती है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है, इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में आपसे शेयर कर चुकी कि इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है ना, एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक छोटा बच्चा जो स्कूल गोइंग बच्चा होता है ना, उसके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेना बहुत आसान है, वो इजीली कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन मशीन्स जो हमारी होती हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो मल्टीपल एड्रेसेस को एक साथ डील कर सके। तो हो सकता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन यूजर ने लिखी है, प्रोग्रामर ने लिखी है, वो इस तरह से लिखी हो कि मशीन उसको इजीली हैंडल ना कर सके। ये बिल्कुल वैसे ही है कि
हालांकि मशीन से ज्यादा अच्छा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो कोई और नहीं जानता। ह्यूमन बीइंग मशीन की तरह तो अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जैसे कि हम एक बॉल इजीली कैच कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें जगलिंग करने को मल्टीपल बॉल्स के लिए कहा जाए तो वही कैच हम शायद अच्छे तरीके से ना कर पाए। इसी तरह मशीन्स को जब आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक साथ हैंडल करने को देते हैं तो हो सकता है कि वो एक का जो है एड्रेस स्टोर करते हुए, एक को कैलकुलेट करते हुए दूसरे का जो डेटा है वो लूज कर जाए। तो ये बिल्कुल मशीन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो आपके मल्टीपल एड्रेसेस को एक साथ डील करे, जबकि ह्यूमन बीइंग जो है वो कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है। तो 3 एड्रेस कोड या इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने का एक दूसरा रीजन ये होता है कि अगर यूजर की लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाए तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। एक तो यूजर की इंस्ट्रक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी, जरूरी नहीं है कि उसका अच्छा मशीन कोड रिप्रेजेंटेशन बनाई जा सके। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन जनरली मैं इस बात को आपको समझा रही हूँ कि यूजर जब इंस्ट्रक्शन लिखता है तो वो कॉम्प्लेक्स लिखता है, तो उसको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना इसलिए भी जरूरी है कि उसको डायरेक्ट मशीन कोड में हो सकता है नहीं कन्वर्ट किया जा सके, और अगर कर भी दिया किसी तरीके से तो हो सकता है कि रन टाइम पर मशीन क्रैश कर जाए। जैसे कि बिल्कुल ये बॉल ऐसा हो सकता है ना कि कभी रन टाइम पर मुझसे एक बॉल छूट जाए और बाकी सारी मैं कैच करती रहूं लेकिन एक मुझसे छूट जाए, बिल्कुल ऐसा ही रन टाइम पर मशीन के साथ हो सकता है कि मशीन क्रैश कर जाए और एक कोई एक एड्रेस ऐसा है जो कि वो लूज कर जाए क्योंकि इंस्ट्रक्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखी गई। तो दूसरा रीजन जो असेंबलर इस्तेमाल करने का, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करने का है, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि यूजर की लिखी गई इंस्ट्रक्शन को सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट किया जाए। प्रोग्रामर ने तो लिख दिया, उसने जो लॉजिक बना दी सो बना दी, लेकिन उस पर हम एक लेयर चढ़ाते हैं और उसको सिंप्लीफाइड करते हैं। अगर यूजर ने कोई 2 स्टेप्स एक साथ परफॉर्म कर लिए तो हम उनको स्मॉलर स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मशीन को तो ब्रेक डाउन करके ही काम करना है। प्रोसेसर हमारा चाहे कितना ही फास्ट क्यों ना हो जाए, चाहे हम सुपर कंप्यूटर की बात ही क्यों ना कर लें, लेकिन हमें पता है कि वो स्मॉलर इंस्ट्रक्शंस को एक वक्त में डील कर रहा होता है, वो सारे काम एक साथ नहीं कर रहा होता। तो हमें जो है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की इसलिए भी जरूरत होती है क्योंकि वो एक ऐसा वर्जन होता है जो मशीन जो है वो इजीली हैंडल कर सकती है। तो सी लैंग्वेज में ये हमें फंक्शनैलिटी तो डेफिनेटली नहीं मिलती असेंबली कोड में कन्वर्ट करने के बाद कि वो मशीन इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन इवन देन अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर भी इंस्ट्रक्शंस लिखती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एज इट इज कन्वर्ट हो जाते हैं असेंबली में। जैसे आपने लिखा है उसका असेंबली वर्जन क्रिएट करने से फायदा ये होता है कि आपने जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो असेंबली में सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट असेंबलर को बीच में इन्वॉल्व किया जाए, डायरेक्ट मशीन कोड में ना लाया जाए, क्योंकि यूजर जो है उसका जो प्रोग्रामिंग करने का तरीका है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और मशीन की हैंडलिंग जो है वो थोड़ी क्या कहना चाहिए, प्रिसाइज होती है, स्पेसिफिक होती है। आई होप जोया आपको मेरी बात क्लियर हो रही है। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो इसके लिए हमने 3 एड्रेस कोड्स लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी चॉइस है, आप सिंटेक्स ट्री में, डैग में, 3 एड्रेस कोड्स में, यानी 3 एड्रेस स्टेटमेंट्स मेरा कहने का मकसद है इसमें, क्वाड्रपल, ट्रिपल, इनमें से किसी भी तरह की फॉर्म में इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा कंपाइलर हो सकता है जो इन सबको एक साथ इस्तेमाल कर रहा हो, और कोई ऐसा कंपाइलर भी हो सकता है जो एक वक्त में किसी एक पर्टिकुलर को इस्तेमाल कर रहा हो। तो ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इनमें से कौन सा यूज करना है, किस वक्त यूज करना है। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, और आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से अगर किसी एक को भी यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप आप इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन पर आ चुके हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने बात अगर सिंटेक्स ट्री की करें तो सिंटेक्स ट्री को मैं इतना इन डेप्थ लेकर इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि हमने जो 5th चैप्टर अपना क्लोज किया था वो एक ऐसी एग्जांपल पे किया था, वहां पर हम सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन कर रहे थे ऐसी कि वो सिंटेक्स ट्री क्रिएट कर रही थी। तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि इस पे हम बहुत डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक ग्रामर है, आपके पास एक CFG है, और उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें किसके अंदर, सिंटेक्स ट्री के अंदर, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही होती है, लेकिन सिंटेक्स ट्री का फायदा ये होता है, ये है किसी ग्रामर की ही रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इसके अंदर देखें कोई ग्रामर सिंबल्स नहीं है। तो ये एक्चुअली किसी ग्रामर को फॉलो नहीं कर रही होती है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही होती है आपकी प्रोग्राम की हायरार्की को।
तो ये ग्रामर की बाउंड्री से भी आजाद होता है एक सिंटेक्स ट्री। पार्स ट्री जो होता है वो ग्रामर के अंदर, ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन को ज्यादा फॉलो कर रहा होता है, वो करीब होता है आपकी ग्रामर से, दूर होता है आपके प्रोग्राम से। लेकिन अगर आप सिंटेक्स ट्री को देखें तो ये सिंटेक्स ट्री बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोग्राम की हायरार्की को शो कर रहा होता है, किसी ग्रामर को फॉलो करता हुआ हमें नजर नहीं आता। वो सिर्फ इसलिए कि इसके अंदर से हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं सारे वेरिएबल्स और सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स को ही हमने रखा है। तो इस सिंटेक्स ट्री मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छा अंडरस्टैंड हो चुका है। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप था बेसिकली डैग, जिसकी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी और काफी डिटेल चली गई थी डिस्कशन, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट को, जब मैंने बी सेक्शन को असाइनमेंट दी थी, तो आप में से कुछ स्टूडेंट वो बी सेक्शन वाली असाइनमेंट पहले कर चुके थे और फिर आपके पास बहुत सारी क्यूरीज थी। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि पहले सारे स्टूडेंट्स वो असाइनमेंट को एक दफा सॉल्व करें और उनको जो भी क्यूरीज आए तो फिर हम एक साथ उसका जवाब दें। तो आज की क्लास में अगर आपको जो भी डिफिकल्टीज होंगी उससे रिलेटेड तो हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। इससे पहले कि हम उस असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ चलें, एक दफा अगर मैं रिवाइज करा दूं कि डैग किसको कहते हैं। डैग भी अगेन एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ही होती है जो बहुत हद तक मिलती है आपकी किससे, सिंटेक्स ट्री से ही। लेकिन सिंटेक्स ट्री और डैग के अंदर फर्क ये होता है कि ट्री के अंदर जो है वो साइकिल अलाउड नहीं होती। ठीक है, ट्री आपका हमेशा चल रहा होता है टॉप टू बॉटम, और क्योंकि इसके अंदर साइकिल अलाउड नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन चल रही होती है, फॉर दिस रीजन आपके सिंटेक्स ट्री के अंदर हमेशा नोड ज्यादा होंगे। इसके अंदर आपको ज्यादा डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा। लेकिन डैग क्योंकि होता तो बिल्कुल ट्री की तरह ही है, क्योंकि है तो इसके अंदर भी वही लीव नोड्स और इंटरमीडिएट नोड्स और रूट नोड है, ये बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन क्योंकि इसके अंदर साइकिल अलाउड होती है तो इसका फायदा ये होता है कि आपके जो डैग होता है इसके अंदर बेसिकली जो नोड्स होते हैं वो नंबर ऑफ नोड्स कम होते हैं, आपको कम डेटा स्टोर करना पड़ता है और आप किसी नोड को जब जी चाहें रीयूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये रीयूजेबिलिटी की हमारे पास कैपेबिलिटी ना हो तो ये देखें एक ही इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये इसी इंस्ट्रक्शन का 3 एड्रेस कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी सेम इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स ट्री, इसी सेम इंस्ट्रक्शन का डैग यहाँ पर बना हुआ है। तो सिंटेक्स ट्री बनाते हुए हमें 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6 नोड्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ा है, तब कहीं जाकर हमने इस इंस्ट्रक्शन का डैग क्रिएट किया है। लेकिन सॉरी, सिंटेक्स ट्री क्रिएट किया, लेकिन जब हम इसका डैग क्रिएट करते हैं तो हम जो है वो एक नोड कम कर सकते हैं। तो ऐसे अगर एक स्टेटमेंट के लिए एक नोड कम हो सकता है तो हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर 100 स्टेटमेंट्स हैं तो 100 नोड्स कम हो जाएंगे। तो वो तो ये इसके अंदर रीयूज, जब एक्सप्रेशन सेम हो ना, जैसे सी माइनस डी है तो सेम है तभी उसको रेफर कर रहा है, एक डिफरेंट होगा तो फिर एग्जैक्टली उसी उसी पॉइंट पर अभी मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर बहरहाल ही कैपेबिलिटी अवेलेबल है हमें, क्योंकि एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है ना हमें। यूजर का प्रोग्राम लिखने से पहले नहीं पता होगा कि वो इस तरह की स्टेटमेंट लिखेगा या किस तरह से स्टेटमेंट लिखेगा, हमें एक ही तरीका रखना है। ये नहीं होगा कि यूजर अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखेगा तो मैं जो है वो डैग इस्तेमाल कर लूं, और अगर इस तरह की लिखे तो मैं सिंटेक्स ट्री इस्तेमाल कर लूं। मेरी इंप्लीमेंटेशन तो हमेशा एक ही होगी ना। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको सिंटेक्स ट्री की तरफ जाना है या आपको डैग की तरफ जाना है। तो इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है? डेफिनेटली डैग बेटर ऑप्शन है, इसलिए क्योंकि अगर उसमें आपके पास रीयूजेबिलिटी का चॉइस होगी तो रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। लेकिन सिंटेक्स ट्री में तो कभी भी नहीं कर पाएंगे ना, किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन के केस में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हालांकि दोनों सेम है, लेकिन एक मामूली सा एडवांटेज हमें डैग के ऊपर है, इस वजह से हम डैग यूज करते हैं ज्यादातर। लेकिन अगेन आपकी चॉइस है, आपको डैग नहीं पसंद तो आप नहीं इम्प्लीमेंट करें, आप सिंटेक्स ट्री भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बात वही, फर्क नहीं है इसके अंदर। मैंने आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी, इस असाइनमेंट में आपको मैंने 3 एड्रेस कोड दिया था। ठीक है, अच्छा इससे पहले ये जो आप ये वाली बात कर रहे थे ना, अब ये एक स्टेटमेंट है और मैंने आपको 3 एड्रेस कोड दे दिया था। असल में मुझे इस एक्टिविटी का मकसद एक तो ये था कि आप थोड़ा सा खुद भी पढ़ लें, सिर्फ हम जो क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं वही ना हो, और आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू करें। वो तो मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। अच्छा, मेरा एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आपको ये बात पता चल जाए कि ये चारों चीजें इक्वलेंट है। ये स्टेटमेंट लिखी है मैंने तो भी मेरी मर्जी है, ये 3 एड्रेस कोड लिखा है तो भी मेरी मर्जी है, ये 3 एड्रेस कोड को सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट कर दूं तो भी मेरी मर्जी है। ये डैग, ये चारों चीजें एक ही चीज की रिप्लेसमेंट्स हैं। तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखते हैं, जाहिर है हमने एक्टिविटी तो यहीं से शुरू की थी। असल जब आपका कंप्यूटर या आपका जो कंपाइलर होगा वो सिंटेक्स ट्री बना रहा होगा तो जाहिर है वो यूजर का लिखा हुआ कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन होगी और उसका 3 एड्रेस कोड या डैग बना रहा होगा।
ठीक है, लेकिन इस एक्टिविटी का पर्पस ये कि जब आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा 3 एड्रेस कोड भी एक्चुअली वही चीज है, वही सेम इंस्ट्रक्शन जो है इसको 3 एड्रेस कोड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, वही सेम इंस्ट्रक्शन जो है उसको डैग में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और वही सेम इंस्ट्रक्शन जो है उसको बेसिकली आपके जो है वो सिंटेक्स ट्री में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम इसका सिंटेक्स ट्री कन्वर्ट क्रिएट करें तो मेरे ख्याल में आप सब लोगों ने असाइनमेंट सबमिट तो की है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इसका सॉल्यूशन आपसे शेयर करूंगी एक दफा, तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। ऑल्दो को इतना बड़ा मैटर नहीं था वो जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफा चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अपने पास प्रिंट कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो पॉइंट ये है सबसे पहले कि हमें क्या करना है, इस इंस्ट्रक्शन को हमें करना है डैग में कन्वर्ट। अच्छा, अगर ये एक लाइन लिखी हुई होती, लेट सपोज यहाँ पर कोई ऐसी लाइन लिखी होती a इज इक्वल टू b प्लस c प्लस d प्लस e, लेट सपोज की कोई लॉन्गर लाइन होती है अगर, तो फिर मेरे पास ये एक चॉइस होती है या मुझे सोचने की जरूरत थी कि इन सारी इंस्ट्रक्शन में से पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कौन सी होगी, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन के केस में क्लियर नहीं है कि इनमें से मुझे सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं है। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस है, 3 एड्रेस कोड अगर किसी ने लिखा है तो जिस सीक्वेंस पे लिखा है डेफिनेटली आपकी एग्जीक्यूशन इसी सीक्वेंस में होगी। ऐसा नहीं है कि बी की इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो या डी की पहले एग्जीक्यूट हो। यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर सिचुएशन ये कि एक ही स्टेटमेंट है और इस एक ही स्टेटमेंट के अंदर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट सेम नहीं है, यहाँ पर स्टेटमेंट मल्टीपल है। अगर इनके अंदर ये फर्दर कंटिन्यूड होते और इसके अंदर आगे कोई मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते तब तो हम इसके अंदर चेक करते कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले परफॉर्म होगी कौन सी बाद में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक्चुअली ऑब्वियस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, और अब इस सीक्वेंस को फॉलो कैसे करेंगे, हम इस सीक्वेंस को इसी तरह फॉलो करेंगे कि हम क्रिएट करेंगे बेसिकली एक नोड जिसके अंदर वैल्यू मौजूद होगी किसकी, बी की, और एक नोड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर वैल्यू मौजूद होगी किसकी, सी की। ठीक है, और इन दोनों को हम कर देंगे बेसिकली प्लस। ठीक है, तो प्लस क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा बी और सी की वैल्यू। ठीक है और अब ये कहाँ स्टोर हो रही है, इसका नाम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपका यूजर इसको ए कह रहा है, वो तो उसकी मर्जी की वो उसको ए कह रहा है। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको ए नॉट कह सकते हैं, आप इसको T1 कह सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इसी तरह की बात की थी। क्योंकि मुझे फर्स्ट बी मिला है तो मैं इसको बी नॉट कह देती हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट सी मिला है तो मैं इसको सी नॉट कह देती हूँ, और क्योंकि मुझे फर्स्ट ए मिला है तो मैं इसको ए नॉट कह देती हूँ। लेकिन अगर मुझे दोबारा ए मिलेगा तो मैं उसको A1 कह दूंगी, उसके बाद दोबारा ए मिलेगा तो उसको A2 कह दूंगी, उसके बाद दोबारा ए मिलेगा तो A3 कह दूंगी। ठीक है तो अब इस ए के अंदर कोई वैल्यू होगी, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बी की वैल्यू एक्चुअली क्या हो जानी चाहिए, बी की वैल्यू एक्चुअली हो जानी चाहिए अपडेट, और बी के अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो ए की अभी मिली है और उसमें से डी माइनस करना। डी माइनस करना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, जो लास्ट क्लास में आप लोगों की क्यूरी आई थी ना उसी को मैं डिस्कस कर रही हूँ। मेरे पास दो चॉइसेस हैं,
पहली चॉइस ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई आप रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, डेफिनेटली रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस चॉइस को ऑप्ट कर दूं, मैं कह दूं कि भाई मेरे पास एक प्लस है, लेट सपोज मैं करूंगी माइनस, सॉरी, ठीक है, और माइनस में किसको कर रही होंगी, माइनस कर रही होंगी, एक तो मैं इसको कर रही होंगी माइनस, ठीक है, और इसमें से माइनस किसको कर रही होंगी, लेट सपोज मैं इसमें से माइनस कर रही होंगी ठीक है, क्योंकि साइकिल अलाउड है तो ये दोबारा बी आ रहा है, तो ये बी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इसको रीयूज कर लूं। वैसे बात ठीक है अगर ये एक ही स्टेटमेंट होती, और अगर इसी एक ही स्टेटमेंट के अंदर a माइनस बी हो रहा होता तो आप इसको डेफिनेटली रीयूज कर सकते थे। लेकिन एक्चुअली असल बात समझने की है कि आपके पार्स ट्री को, आपके सिंटेक्स ट्री को, आपके डैग को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि इसका नाम a है, b है, c है, d है, ठीक है। आपका पार्स ट्री इस बुनियाद पर कन्वर्ट कर ही नहीं रहा है कि ये यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पर बी लिखा है, इस वजह से आप इसको सेम कर देंगे। यही तो बात है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग होकर सोच रहे हैं। जब हम ह्यूमन बीइंग होकर सोचेंगे तो हमें ये भी बी नजर आएगा, ये भी बी नजर आएगा, ये भी बी नजर आएगा, ये भी डी नजर आएगा। लेकिन कंप्यूटर के लिए ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को नहीं पता कि किसका नाम ए है, बी है, सी है। वो एक्चुअली बात करो तो वैल्यूज की, जहां पर भी उसको दो नोड में सेम वैल्यूज नजर आएंगी, चाहे उस एक का नाम डी हो चाहे एक का नाम एफ हो, वो उसको सेम नोड कंसिडर करेगा क्योंकि दोनों के पास वैल्यू सेम होगी। लेकिन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इस बी के अंदर कोई और वैल्यू होगी और इस बी के अंदर वैल्यू हो चुकी है ओवरराइट। तो चाहे आपको दिखने में ये दोनों बी नजर आ रहे होंगे, लेकिन कंप्यूटर को नजर आ रहा होगा कि ये यहाँ पर एक ओल्ड वैल्यू पड़ी हुई थी और यहाँ पर एक न्यू वैल्यू पड़ी है, इसलिए वो ये स्टेप परफॉर्म इस तरह से नहीं करेगा जैसे हम कह रहे हैं, ठीक है। मैम यहाँ पर तो माइनस बी होना चाहिए ना, तो बी नॉट क्यों माइनस किया भाई? ना ना सॉरी, मेरा कहने का मकसद ये जो बी नॉट के अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी थी, मेरा कहने का ये मकसद है कि इस बी को हम रीयूज क्यों नहीं कर रहे इसी ट्री के अंदर। तो इस बी को इसलिए रीयूज नहीं कर रहे कि इस बी में और इस बी में डिफरेंस है। इस बी की वैल्यू कुछ और होगी और इस बी की वैल्यू कुछ और होगी। जब आप इस पूरी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेंगे तो इस बी के अंदर अगर 5 आ रहा होगा तो इसके अंदर कुछ और आ रहा होगा, इसके अंदर शायद 7 आ रहा होगा। इस बी के अंदर अगर 10 आ रहा होगा तो इसके अंदर शायद 15 आ रहा होगा। तो ये दोनों बीज हमें देखने में नजर आ रहे हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स का नाम सेम है, लेकिन डैग के अंदर ये कभी भी सेम यूज नहीं होंगे, क्योंकि डैग के अंदर आप जो नोड को रीयूज करते हैं, साइकिल बनाते हैं, वो किस केस में बनाते हैं, वो उस केस में कि आपको सिमिलर वैल्यूज मिले, वही सेम वैल्यू आपको एक वेरिएबल के अंदर मिले, वही सेम वैल्यू आपको दूसरे वेरिएबल के अंदर मिले। तो उस केस में आपका डैग क्या करता है, वहां पर आपको बना देता है साइकिल, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये चीज नहीं होगी, मैं वो इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से बनाया था कि ये जो भी मैं बात कह रही हूँ इस तरह परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे परफॉर्म होगा कि यहाँ से मुझे कोई वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू को मुझे क्या करना है, बेसिकली उस वैल्यू को मुझे करना है माइनस, ठीक है। और माइनस किससे करना है, माइनस करना है एक वेरिएबल है जिसका नाम है डी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये नया वेरिएबल है, इसको मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया है, तो डेफिनेटली मैं इसको भी डी नॉट ही कह सकती हूँ, क्योंकि पहला डी है जो मैं रीड कर रही हूँ, इसको मैं कह देती हूँ बेसिकली डी नॉट, ठीक है। तो हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया, इसको भी कन्वर्ट कर लिया। अब देन हमारे पास थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं, थर्ड स्टेप में हमारे पास ये भी सी है और ये भी सी है। अगर मैं एक इंसान की तरह देखूं, एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखूं, तो मुझे नजर आएगा कि ये भी सी है, ये भी सी है। और मैं अगर लूप बनाना चाहूंगी तो इन दोनों सीज के दरमियान बनाऊंगी। लेकिन एक्चुअली देखिए, असल मसला ये है कि कंप्यूटर ये नहीं देख रहा कि कौन सा सी किधर है। कंप्यूटर बेसिकली ये देखेगा, आपका कंपाइलर ये देखेगा कि किस सी की वैल्यू क्या है। तो इस सी के अंदर एक ओल्ड वैल्यू पड़ी होगी। ये कौन सा सी इस्तेमाल हो रहा है, ये वही सी इस्तेमाल हो रहा है जो शुरू से हमारे पास है। ये बात समझ में आ रही है कि ये जो सी है, ये वही सी है जो हमारा ओल्ड सी है। जो वैल्यू इस सी के अंदर पड़ी होगी वही वैल्यू इस सी के अंदर पड़ी होगी। इन दोनों सीज के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो एक्चुअली इस सी के लिए हम साइकिल बना सकते हैं, लेकिन ये सी जो है ये ओवर रिटन है, ये C1 है बेसिकली, ये C1 है, जबकि ये C नॉट है। ये 1 और नॉट, ये 1 2 3 नंबर्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए हम लगा रहे हैं कि एक्चुअली ये भी C नॉट है, ये भी C नॉट है, इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। जबकि ये जो C है
ये वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो अब हम इस सी के लिए चाहें तो एक्चुअली साइकिल बना सकते हैं। तो अब हमें जब बी प्लस सी करना है, ये बी किसको करना है, ठीक है, ये बी हमारे पास अगेन B1 है, क्योंकि ये बी नॉट था तो ये हमारे पास B1 है। तो लेट सपोज ये क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास B1 होगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है प्लस। प्लस किन नोड्स को करना है, पहला नोड तो यही है जिसकी वैल्यू मुझे अभी अभी मिली, जो कि B1 है मेरा, ठीक है। नाम मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो भी वैल्यू पड़ी होगी प्लस करने में मुझे पहली वैल्यू तो यही इस्तेमाल करनी है, मगर दूसरी वैल्यू कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पुरानी वाली सी की वैल्यू, ऐसी सी जो कि पहला वाला नोड था। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं बहुत कन्वीनियंटली साइकिल बना सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि डैग में साइकिल अलाउड नहीं है। अगर आपने जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन आ रहा था कि कहीं आपने सॉल्यूशन देखा तो उन्होंने साइकिल को इग्नोर किया हुआ, नहीं नहीं नहीं, साइकिल को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया हुआ, बल्कि साइकिल बनाने का डिसीजन लेना है या नहीं लेना, ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपके नोट्स के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है। तो यहाँ पर हमने देखें कन्वीनियंटली साइकिल बनाई। इससे पिछले वाले केस में, ए नॉट के केस में हमने साइकिल नहीं बनाई, ठीक है, लेकिन अब इस केस में हमने साइकिल बनाई है। बी के केस में हमने साइकिल नहीं बनाई, ठीक है, ये B1 अलग लिया, ये B नॉट अलग लिया क्योंकि ये अलग थे, लेकिन इस C के केस में हम साइकिल बनाएंगे क्योंकि ये हमारे पास एक नया C आ गया, इसकी वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होगी और इस C की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इसके नाम से हमारा बिल्कुल भी मैटर नहीं है। तो A नॉट B नॉट हम कह रहे हैं, आप इसको T1 T2 T3 T5 T7 कुछ भी कह सकते हैं, इन वेरिएबल्स के नाम बिल्कुल आपके हाथ में। असल बात है कि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपनी आखिरी इंस्ट्रक्शन की तरफ। आखिरी इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है कि हमें डी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है। अब सवाल ये, सबसे पहले तो डी के बारे में मुझे बताएं, क्या ये डी वही होगा जो हमारे ट्री में पहले से मौजूद है, जो हमारे डैग में पहले से मौजूद है? यस मैम, ये तो वही नहीं ना, देखें, आप कह रहे हैं कि ये डी सेम होगा, लेकिन पहला इस डी की वैल्यू कुछ और होगी और इस डी की वैल्यू कुछ और होगी। जब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएगी तो इस डी के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर तो ओवरराइट हो चुकी होगी ना। तो एक्चुअली ये डी वो नहीं है, ये वो डी नहीं है जिसको हम पहले देख चुके हैं। ये वाला डी नॉट जो हमारे पास ऑलरेडी है ये नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक नए नोड की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे नया नोड बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ये क्योंकि मेरे पास ओवर रिटन वैल्यू है तो मैं इसको एक अलहदा नोड की तरह बनाऊंगी, ठीक है। और मैं इसको कह सकती हूँ D1 D2 D3 जो आप कहना चाहें, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। अच्छा, फिर ये एक ए को यूज कर रहा है कि ए में माइनस करो डी। अब अगला सवाल ये कि मेरे पास एक ए है ये वाला, क्या ये ए सेम है पिछला वाला या डिफरेंट है? कौन मुझे बताएगा? मेरे पास ऑलरेडी एक ए नोड मौजूद है और एक ए मेरे पास ये भी मैम सेम है, ये सेम है बिल्कुल, अपडेट किया था वही। एग्जैक्टली तो ये ए बिल्कुल वही है, जो वैल्यू ए की यहाँ पर होगी ना वही वैल्यू ए की यहाँ पर होगी। ये कोई वैल्यू अपडेट उसके बाद ए की नहीं हुई है। तो हम इसको एक एज जो है वो यहीं दे सकते हैं। मैं इस ए से ही इसको कनेक्ट कर सकती हूँ। आप ज़ाहिर पेन से बनाएंगे तो जरा खूबसूरत बना लिएगा, मेरा ये पेंट ब्रश में तो थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक है। और माइनस किया जा रहा है। अच्छा, माइनस किससे कर रहे हैं हम? डी से। तो ये कौन सा डी है? वही वाला है। ये पुराना ओल्ड वाला डी है, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। तो ये भी हमारे पास ओल्ड मौजूद है, ये भी हमारे पास ओल्ड मौजूद है। तो इस डी को भी हम कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं? इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली एक डैग बन चुका है जो कि इस 3 एड्रेस कोड। जी, हमने तो मतलब B1 जो निकाला था वो भी सही था ना, तो ये भी ऐसा ही है, तो हम उसको एक ही कंसीडर कर सकते हैं। कौन सा बेटा, दोबारा बोले, मैं समझ नहीं पाई आपका क्वेश्चन। मैम ये जो हमने अभी आपने निकाला है D1, तो डी, B1 भी ऐसे ही निकला था बिल्कुल, A नॉट और D नॉट से सेम ही बिल्कुल, इन दोनों हाँ, नोट्स से माइनस किया था। तो हम इसको ही अगर यूटिलाइज करेंगे, ये हमारा B1 भी है और B1 भी है। बी नॉट और, अच्छा सवाल पूछ लिया आपने, एक मिनट देखो। मैं ये हमने पहले किया ए को प्लस,
देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, ए में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बी नॉट को और सी नॉट को। ठीक है, और मैं इसको कर रही हूँ प्लस। ठीक हो गया। और अब आप ये कह रहे हैं कि बी में ए तो पुराना, क्योंकि मैम बी जो हमें मिला है वो भी ए और डी के ओल्डर वैल्यू से मिला है, सेम ये ए माइनस डी। ये और इसी बी जो इसी मिला है वो स्टेटमेंट की भी, बेटा आप बात कर रहे हैं ना, इसी वाली स्टेटमेंट की। जी 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 अच्छा, रुक जाते ये हैं। और लास्ट वाली सेम। अच्छा देखें, अब तक मेरे पास है क्या क्या, मुझे सवाल ये है, मुझे ये देखना पड़ेगा। मेरे पास 3 नोड्स आ चुके हैं, एक का नाम है ए नॉट, एक का नाम है बी नॉट और एक का नाम है सी नॉट। इससे पहले कि मैं डैग में इसको रिप्रेजेंट करूं, ये है क्या B1, इस बी में और इस बी में डिफरेंट है। ठीक है, ये बी नॉट था जबकि ये B1 है। इस बी की वैल्यू कुछ और होगी तो इस बी की कोई और वैल्यू होगी, तो इसको तो हम एज कंसिडर कर ही नहीं सकते, इसको आप कर दें डिस्कार्ड। हाँ, इसके बारे में अगर आपका ख्याल है ए नॉट, ठीक है ना, तो ये था ए नॉट, ये भी ए नॉट है और ये भी ए नॉट है। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। इसका नाम ए नॉट था, मैं इसको यही तो कह रही हूँ ए नॉट। ठीक है, और दूसरा ये मेरे पास डी पहला है तो ये भी डी नॉट है। ठीक है, अब मुझे इस सारी इंस्ट्रक्शन को इस डेग पर रखना है। देखिए, मुझे बी तो नया ही लेना पड़ेगा क्योंकि इस बी में और इस बी में डिफरेंस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस बी को लूप में ले लूं, अगर लूप में ले लूंगी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बी नॉट है, ये B1 है, इनकी वैल्यू में डेफिनेटली डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मुझे एक नया नोड लेना पड़ेगा और उस नोड का नाम मैं कह देती हूँ कि भाई इस नोड का नाम लेट्स सपोज B1 है और इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी होगी, इसके अंदर वैल्यू वो पड़ी होगी, एक वैल्यू तो मैं यही ए नॉट से ले रही हूँ ना, मैंने कोई नया नोड तो ए के लिए नहीं बनाया। ए नॉट के लिए तो मैं यही सेम वैल्यू रीयूज कर रही हूँ जो कि पिछली इंस्ट्रक्शन में बनाई गई थी। लेकिन दूसरी वैल्यू मुझे कौन सी चाहिए, डी नॉट की। तो डी नॉट मेरे पास है ही नहीं, तो डी नॉट मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो डी नॉट मैंने एक बना दिया, या इसको अंदर ही लिख दें तो अच्छा रहेगा। इसको मैंने कह दिया डी नॉट। फिर दोबारा आ जाए, अब मुझे एक सी चाहिए, लेकिन ये सी नहीं है, पहला वाला सी। अगर ये होता तो मैं इसको लूप में ले लेती, लेकिन ये सी तो ये है ही नहीं, तो मुझे एक सी नया लेना ही पड़ेगा। तो मैंने नया सी ले लिया। ठीक है, एक नोड लिया और उसका नाम मैंने ले लिया सी। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको C1 कह रही हूँ, आप चाहे तो इसका नाम कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, इस सी से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसका नाम C1। अब हम इसमें यूज क्या कर रहे हैं, पहला वेरिएबल जो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं वो B1। ये B1 वही वाला है जो पिछले वाले में हमने यूज किया था, तो वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं उसी से तो कनेक्ट कर रही हूँ। इस बी के लिए मैंने नया नोड नहीं बनाया, बल्कि मैंने इसको रीयूज किया। और करना है मुझे प्लस, लेकिन किससे प्लस करना है, सी नॉट से। अब मैं इसको रीयूज कर सकती हूँ। ठीक है, इस वक्त तो मुझे नया ही नोड बनाना पड़ेगा क्योंकि जब मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही थी तो मेरे पास सी नॉट नाम का कोई नोड था ही नहीं। मैं किधर लूप बनाती, अगर मेरे पास इससे प्रायर कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद है तो आप डेफिनेटली उधर लूप बना सकते हैं, लेकिन अगर ये आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है तो सी नॉट और बी नॉट दोनों पहली दफा आ रहे होंगे और आपको बनाने ही पड़ेंगे। लेकिन जब ये दूसरी दफा आएंगे, जैसे कि यहाँ पर यह है दूसरी दफा, तो अब मैं यहाँ पर इसकी साइकिल बना सकती हूँ। यही तो मैंने पिछली बार भी किया। मैम ये जो डी है, डी और बी, ये दोनों ए माइनस डी है, तो हमने जहाँ पर B1 लिखा है माइनस नोट पर, माइनस वाली नोट पर B1, वहां पर हम कॉमा सेपरेटेड D1 भी तो लिख सकते हैं। किधर बेटा, दोबारा मुझे समझाएं आपका क्वेश्चन। मैम मैं आपको पिक्चर भेजूं?
भेजें, अच्छा पिक्चर भेजें। मैम मैम अगर आप ये लेबल्स भी दे रही है ना, जैसे ए नॉट माइनस डी नॉट B1 है, देखिए ये लेबल ये तो लॉजिकल है, ये हाँ लॉजिकल। लॉजिकल वही मैम। हम्म। और अगर हम D1 को देखें तो D1 में भी तो वही हो रहे हैं ना, ए नॉट और डी नॉट, ये ए नॉट क्योंकि वो नहीं भी है, यही पुरानी तो। वैल्यू। अच्छा ये डी नहीं इसकी मैम बात ए कर रहे नॉट हैं। नहीं है, ये भी ए नॉट है। हाँ तो ये तो है ना, तो इसको देखे हमने रीयूज तो किया, ये ए नॉट था तो बिल्कुल मैम रीयूज तो किया है, लेकिन हम बोल रहे हैं नया मैम नोड क्यों पिक्चर बना रहे हैं उसके लिए, D1 के लिए। B1 भी तो वही सेम ही है। D1 यस कहाँ है मेरे मैम। पास सेम, वो मुझे समझाना है। D1 भी तो सेम ही है ना मैम। D1 डी भी तो ए नॉट और माइनस डी नॉट है, और D1 भी तो हमारा ए नॉट माइनस डी नॉट है। हाँ ये ए नॉट है। हाँ ए नॉट और डी नॉट, तो B1 भी वही है। यस मैम, यही मैं कह रही हूँ। ए माइनस डी दोनों में सेम इंस्ट्रक्शन है ना, B1 और D1 में, और दोनों में वैल्यूज भी सेम है, ए नॉट और डी नॉट। तो हम एक ही नोट पर दोनों लेबल्स लगा दें। मुझे आप पिक्चर भेजें अपने सॉल्यूशन की, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। मैम वो भेजिए। कहाँ भेजी बेटा आपने, व्हाट्सएप पे? किधर भेजी बेटा आपने, जोया? हाँ मैम ग्रुप पे भेजी है। ये जी अच्छा ये है आपके पास C, ये C1 है, और आप कह रही हैं कि A को भी हम यही कह दें और D को भी हम यही कह दें। मैम ये भी गलत है। ये जो D है ना कॉमा वाला, वो ऊपर वाले के साथ आएगा, D के साथ। पहले हम इसका मसला, क्योंकि सवाल पूछा जोया ने है, तो मैं पहले जोया से बात कर लूं और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। किधर गई पिक्चर? मेरा भी पहले पहले यही था, तो उसका सेम ही। देखें ये वही बात मैं आपको बार बार समझाना चाह रही हूँ कि A और D आप कह रही हैं सेम है। ये आपका ग्राफ कब सही होता, देखिए जो आपने मुझे भेजा है वो सही कब होता, वो सही तब होता अगर ये इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखी होती। लेट सपोज मेरे पास कोई होता T वेरिएबल, और उस T वेरिएबल के अंदर लिखा होता मैम जी बी। मैम ये ग्राफ में टाइपो है। हाँ मैम अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ इसी पर। करें, अच्छा मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। नो मैम सही है, ये इसमें ही मैं करूँगी। और मैम यहाँ पर डी आ जाए। मैम ये कह रही हूँ मैं, और ये वाली, ये जो डी वाली नोड है ये खत्म हो जाए। B1 के अंदर A माइनस डी नॉट, A नॉट माइनस डी नॉट, चलो ये तो ठीक है। और डी के अंदर भी ए नॉट माइनस डी नॉट है। तो जो हमने बी के लिए माइनस वाली नोट बनाई है, वहां पर B1 और D1 दोनों को हम लेबल कर दें तो हमारी एक नोट खत्म हो जाएगी। देखिए इस पर्टिकुलर केस में तो इत्तेफाक है, बात आपकी सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन ये अप्रोच गलत है।
वैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपको ये असाइनमेंट दूं, अगर ये पेपर का कोई सवाल है कि ये 3 एड्रेस कोड है और यही 4 स्टेटमेंट रहेंगी और इन चारों के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, कोई अपडेट नहीं होगा, और आप इसको डैग में कन्वर्ट कर दें और आप मुझे इस तरह का डैग बनाकर दे देती, ठीक है, ओके, मैं मान लूंगी कि ये डैग इस तरह से कन्वर्ट हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप ये स्ट्रेटेजी रख देंगे कि हमेशा D1, अब अगर आप यहाँ एक ही नोड को ये दोनों नाम दे देंगी तो इसका मकसद ये है कि हमेशा D1 जो है वो इन दोनों को कन्वर्ट करके ही होगा, इसको आप दोबारा स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगी। यहाँ तक बात ठीक है कि इसको देखकर आप ये डैग भी बना सकती हैं और इसको देखकर आप ये डैग भी बना सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूं, लेट्स सपोज मैं इस पूरे पार्ट को रिमूव कर दूं, या मैं इसको ले लेती हूँ सिर्फ, चलो अगर मैं आपको पेपर में क्वेश्चन उल्टा दे दूं, और मैं आपसे कहूं कि ये है आपका डैग जो कि आपने बनाया था, वो ये आप अपना डी भी लिख लें इसके ऊपर, ये B1 भी वही है और D1 भी वही है, अपना ये डी और जरा ये रिमूव कर दीजिएगा प्लीज। कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, यही B1 है, यही D1 है, तो जरा मुझे लिख कर दें। कैसे लिखेंगे आप, आपको इसकी सीक्वेंस कैसे पता चलेगी? ये बात मेरी समझ में आ रही है? मैम ये तो हो जाएगा आई थिंक। हाँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डी किस स्टेप पर करना है, कौन से नंबर पर करना है? यस मैम, ये एम्बिग्विटी आ रही है मतलब। एम्बिग्विटी ये नहीं आ रही, मतलब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगी तो आप सबसे पहले ए वाली इंस्ट्रक्शन लिखेंगी, फिर बी वाली इंस्ट्रक्शन लिखेंगी, फिर डी वाली इंस्ट्रक्शन लिखेंगी, देन सी वाली इंस्ट्रक्शन लिखेंगी, तो आप बना तो लेंगी इक्वलेंट और इत्तेफाक से आउटपुट भी सही आ जाएगा। जब आप इसका अपने हिसाब से आप 3 एड्रेस कोड लिखेंगी तो वो 3 एड्रेस कोड बन भी जाएगा, इत्तेफाक से उस स्टेटमेंट के लिए आउटपुट भी सही आएगा। लेकिन ये बात तय है कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा उसका जो कि हम जिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये बनेगा, अगर मैं जल्दी से बना दूं यहाँ पर, अगर मैं आपको ये डैग दूं पेपर में और मैं आपसे कहूं उसका 3 एड्रेस कोड लिखें, आप मुझे ये लिख कर देंगी, A0 इज इक्वल टू B0 प्लस C0, ऐसा ही है। फिर आप मुझे लिख कर देंगी कि B1 इज इक्वल टू, ठीक है, B1 इज इक्वल टू A0 माइनस D0। फिर आप कहेंगी कि भाई D1 इज इक्वल टू B1, ठीक है, और लास्ट में आप कहेंगी क्या कि C1 इज इक्वल टू D1 प्लस C0, ऐसा है, Yes, ma'am. ठीक है ना। तो अब आपकी बात को मैं कंक्लूड जरा जल्दी से कर दूं। असल में इंस्ट्रक्शन थी ये, प्रोग्रामर ने लिखा था कि प्रोग्रामर ने इस तरह से लिखा था, आपने डैग बनाया ऐसा। क्योंकि आपने डैग बनाया ऐसा, इसलिए जब कोड रीराइट होगा तो कोड रीराइट इस फॉर्म में होगा। तो सवाल ये कि सही है या गलत है। मैम देखिए, सीक्वेंस खराब हो गई ना। सीक्वेंस खराब भी हो गई, लेकिन एक और बात मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँ, आप जिस वक्त जिस तरह की मुझसे बात कर रही हैं वो आप कह क्या रही हैं। देखें, मैं आपको इस वक्त पढ़ा रही हूँ ये पॉइंट कि आपको क्या करना है, किसी भी कोड को उठा के 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शनल फेज होता है, ये काम तो हर कंपाइलर को करना ही करना है, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक अदद ऑप्शनल फेज है, और उस ऑप्शनल फेज का क्या नाम है, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन। उस कोड को दोबारा इस नजर से देखना कि क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, क्या प्रोग्रामर ने जो लिखा है वो सही लिखा है, क्या उसी तरह से वो काम करना लॉजिकली सबसे अच्छा है, या उसकी लॉजिक उससे बेहतर हो सकती है। तो आपने जिस वक्त काम किया है वो एक्चुअली आपने कोड ऑप्टिमाइजेशन की है। इसी तरह से तो की जाती है कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है।
तो एक्चुअली ये हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त नहीं था। जब हम अगर कभी ये टॉपिक पढ़ते कि मशीन लेवल कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है, तो बिल्कुल ऐसे की जाएगी, क्योंकि आपने कहा कि भाई यहाँ पर ये 2 नोड क्यों बनाए हमने, एक नोड कम भी हो सकता है। ये नोड बनाते हुए आपको एक कम पता लगा और उसके बाद आपकी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस भी इंप्रूव हो गई। तो आपका जो कंपाइलर जो कि ऑप्टिमाइज करता है कोड को, वो बेसिकली इसी तरह तो करता है। तो बिल्कुल आप अगर इस तरह से भी बना लेंगी तो वो गलत तो नहीं है। सीक्वेंस आगे पीछे हुई है, लेकिन अगर उसी पर्टिकुलर, अच्छा ये है कि ये आप अपना इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये अप्रोच नहीं रखेंगे, आप ये बाद में डिसाइड करेंगे। डैग बनाने के बाद आपको पहला वो जो इंटरमीडिएट डैग जो मैंने बनाया था ना, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। और वो बनाने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि नहीं भाई ये जो डैग है ना, इस नोड के अंदर भी वैल्यू वही आ रही है, इस नोड के अंदर भी वैल्यू वही आ रही है, तो क्यों ना मैं उस नोड को रिमूव कर दूं और मैं इधर रख दूं। आ रही बात समझ में? तो आप इसी स्टेप पे एक ही गो में ये काम नहीं करेंगे, वरना आपसे भी कोई मिस्टेक हो सकती है। सबसे पहले आप वो वाला डैग बनाएंगे, उस डैग को बनाने के बाद आप देखेंगे कि भाई क्या फर्दर इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश है। इंटरमीडिएट डैग बनाने के बाद, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाने के बाद आप ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट ऑप्टिमाइज कोड आप लिखेंगे तो उसमें गलती हो सकती है। तो सही अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले डैग बनाएं, जैसा नजर आ रहा है वैसा बनाएं, जिस सीक्वेंस में यूजर ने इंस्ट्रक्शन लिखी है उस सीक्वेंस में लिखे, एंड देन अगर आप चाहें तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। एक कंपाइलर होने के लिए ये फेज बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप मशीन लेवल कोड ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं या नहीं। तो आपने जो डैग बनाया वो है एक्चुअली ऑप्टिमाइज्ड, लेकिन वो कहाँ से निकला, वो इसी रिप्रेजेंटेशन से निकला। जी बेटा। मैम वैसे अगर देखें तो हम ऑप्टिमाइजेशन तो पहले भी कर रहे थे, जैसे हमने कुछ नोट्स में वो रीयूज भी किए, तो वो भी तो एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन हो गया ना। तो वो हाँ, भी तो अगर अगर ना आपके करें हम, पास स्टेप्स इस तरह से हैं कि आपने अप्रोच लिखी इस तरह से कि आप सबसे पहले ही देख लेते हैं कि कौन से वेरिएबल्स रीयूज हो रहे हैं, तो आप उसको ही ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हैं। बिल्कुल फर्क यही है। अल्टीमेटली जो टेक अवे है हमारी इस टॉपिक की, वो टेक अवे है यही कि आप चाहें तो आप किसी भी कोड को इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप बना सकते हैं सिंटेक्स ट्री, वो आपकी चॉइस है। लेकिन सिंटेक्स ट्री जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर बिल्कुल भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी। वो सिंटेक्स ट्री जैसा है आपको वैसा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको डैग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डैग में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि आपकी कोड ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी, आसानी से कोड ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप डैग को एज अ कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी ले सकते हैं कि आप सिंटेक्स ट्री बनाएं और उसके बाद उसको आप डैग में कन्वर्ट करें। ये तो आप ह्यूमन बीइंग है, तो आपने एक ही गो में जो है वो उसको ऑप्टिमाइज भी कर लिया, और सिंटेक्स ट्री भी आपने एक ही बना लिया और डैग भी एक ही बना लिया। लेकिन मशीन में जब आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको ये काम 2 गोज में करना पड़ेगा। आपको पहले एक सिंपल सिंटेक्स ट्री बनाना पड़ेगा और उसको फिर डैग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये चेक करके कि कहाँ कहाँ वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो अल्टीमेटली ओवरऑल प्रोसेस यही है कि ये भी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, ये भी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, मगर ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और फिर ये है कि इसमें राइट और रॉन्ग डिसाइड इस तरह से नहीं होगा कि किसका सेम है किसका डिफरेंट है। राइट और रॉन्ग इसी तरह से डिसाइड होगा कि अगर इस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू भी वही आती है, इसका आउटपुट भी वही आता है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी उसका आउटपुट भी वही आता है जो ये थी, तो फिर इसका मतलब है कि आपने सही किया है। लेकिन अगर आउटपुट में चेंज हो जाता है तो वो फिर गलत हो जाएगा। अगर कोई और अप्रोच ले आता है और वो अप्रोच जो है वो और भी कम नोड्स में पूरी कर देता है, तो उसका मतलब है वो ज्यादा सही कर रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, सब ऑप्शनल है। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी ले सकते हैं, अलग अलग लेंगे तो सही रहेगा। ये चॉइस है कि भाई आप ऑप्टिमाइज है या नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है, वो ऑप्शन भी सही है, बट ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और इसको आप मशीन लेवल कोड ऑप्टिमाइजेशन में गिन सकते हैं। ठीक है, और आमतौर पर ये लॉजिकल बनती है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन करने के बाद, एक स्टेप बाद ही की जाती है। पहले आप इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं अपनी किसी भी अप्रोच से, उसके बाद उसको एक दफा रीचेक करते हैं कि क्या जो हमने इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाई है वही सबसे बेहतर है या उसको और कम किया जा सकता है। अगर आप उसको और कम करना चाहते हैं, वहां पर एक स्टेप और लगाना चाहते हैं, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मशीन लेवल कोड ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पर रुक सकते हैं। अच्छा, ये वाली एग्जांपल भी करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखा दूं, एलएमएस पर जब आप जाएंगे तो आपके पास ये जावा का एक मैंने छोटा सा कोड रखा है। ये बहुत परफेक्ट कोड तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन है जावा के अंदर। एक्चुअली क्या परफॉर्म कर रहा है, ये कोई एक्सप्रेशन है आप उसको इसी तरह की देंगे। इसकी लिमिटेशन ये कि आप इसमें ब्रैकेट और स्पेसेस नहीं दीजिएगा।
ठीक है, और कैरेक्टर का नाम एक ही दीजिएगा। थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ ये कोड बना हुआ है, लेकिन इस कोड को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन को बेसिकली कन्वर्ट करके देगा किसमें, 3 एड्रेस कोड में। तो आप अपने पास इसको रन करके देख सकते हैं। मैं जरा जल्दी से आपको ये चलाकर दिखा दूं। ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है इसको। ठीक है, हम इसको जरा रन करके देखते हैं। मैं इसमें एरर में दूसरा नया ही ले लेती हूँ। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, 3 एड्रेस कोड, TAC से मेरा ये मतलब है। ठीक है, 3 एड्रेस कोड क्या किया मैंने, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एड्रेस। ठीक है, और प्रोजेक्ट का नाम है 3 एड्रेस। ठीक है, इसमें मैं यहाँ वो कोड कॉपी कर देती हूँ और इसको हम रन करते हैं। ठीक है, ये मुझसे एक एक्सप्रेशन मांगेगा, इसको मैं दे सकती हूँ A+B। ये थोड़ी सी लिमिटेशन है कि इसमें स्पेसेस नहीं दीजिएगा, और वेरिएबल्स के नाम डबल कैरेक्टर नहीं, ABCD रखिएगा। सिंगल कैरेक्टर के रखेंगे तो ये काम सही करेगा। अगर आप अपनी मर्जी की कोई एक्सप्रेशन देंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। ABC और -D, और क्या रह गया, डिवाइड रह गया ना, डिवाइड E। तो ये देखें, ये इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकता है और प्रेसिडेंस को अंडरस्टैंड कर सकता है। इस जैसे हम कंपाइलर की बुक में शुरू से पढ़ रहे हैं कि हम प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस को इक्वलेंट समझते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस को इक्वलेंट समझते हैं, तो ये भी काम इसी तरह कर रहा है कि इसने सबसे पहले जी इक्वल वाला कोई एक्सप्रेशन दें। इक्वल पे अभी काम नहीं करेगा फिलहाल। ये प्लस, ये आप इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं आपसे शेयर इसलिए किया है कि अभी आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर किसी ने कोई आइडिया नहीं सोचा या अभी तक कोई सोच रहा है कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्या बनाएं, तो मैंने आपसे एक बहुत इजी शॉर्टकट आपको दे रही हूँ। यहाँ पर ये कोड मैंने आपसे शेयर कर दिया है। ये कोड सिर्फ बना हुआ है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, 4 ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, और इसमें प्रेसिडेंस भी इसने मल्टीप्लाई और डिवाइड की 1 रखी हुई है और प्लस और माइनस की 2 रखी हुई है। तो आप चाहें तो इसकी प्रेसिडेंस को थोड़ा अपडेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप इक्वल जैसे कह रहे हैं, इक्वल को भी ले आए। आप इसके अंदर प्रेसिडेंस चेंज कर दें 1 2 3 4 5, जैसे कि मैंने बात की थी कि डिवीजन की प्रेसिडेंस को बढ़ा दें, मल्टीप्लिकेशन से प्लस की प्रेसिडेंस को बढ़ा दें। इस तरह की अपडेशन आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि ये ब्रैकेट्स को भी डील नहीं कर रहा है अभी तक। ठीक है, तो अगर आप इसमें ब्रैकेट दे देते हैं, ब्रैकेट में माइनस वाली स्टेटमेंट दे देते हैं, तो ये ब्रैकेट को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये भी इसके अंदर अभी कमी है। और इसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये है, ये आपका पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट हो सकता है अगर मैं इसको गलत एक्सप्रेशन दे देती हूँ ना। यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज मैं रन करती हूँ इस फाइल को और मैं इसको एक्सप्रेशन दे देती हूँ AB-, मुझे ऐसे नहीं देनी चाहिए थी। यहाँ पे सिंटेक्स एरर आना चाहिए। ठीक है, कि दूसरा ऑपरेंड का है, तो ये एक्चुअली इसको डील नहीं कर पा रहा है, ये गलत तरह की एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। या मैं अगर इसको दोबारा रन करती हूँ और मैं इसको एक और गलत सिंटेक्स वाली एक्सप्रेशन दे दूं, A+ मल्टीप्लाई B, तो ये इसको देखें पार्स कर देगा, ये एरर समझ नहीं पाता। तो ये सब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। आप चाहें तो आपका ये प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि आप इसी को पिक कर लें और इसको सही कर दें। इसके अंदर सिंटेक्स एनालिसिस, टोकनाइजेशन सही तरीके से परफॉर्म करवा दें कि सारे टोकन्स हैं या नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसकी जो लिमिटेशन है उनको खत्म कर दें, तो आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी और कम टाइम में आप एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप कर पाएंगे। तो मैं आपसे शेयर इसलिए किया कि आपको इसके साथ जी जो अभी आपने इनपुट दिया प्लस माइनस फिर B दिया, इसको किस तरह ये सॉल्व करें, क्या इनपुट तो ये चाहिए प्लस जब और ये माइनस
ये देखें a प्लस माइनस, ए प्लस माइनस तो फिर भी ठीक है, प्लस माइनस के बदले मैं प्लस मल्टीप्लाई लिखती हूँ, ये तो टेक्निकली बिल्कुल गलत है ना। तो ये इसको क्या समझ रहा है, ये मल्टीप्लाई को इसने अंडरस्टैंड किया और मल्टीप्लाई से पहले वाली जो भी चीज है ना टोकेनाइज इस बुनियाद पे कर रहा है कि मल्टीप्लाई इसका ऑपरेटर है और मल्टीप्लाई से पहले जो प्लस लिखा था प्लस इसका फर्स्ट ऑपरेंड है, तो इसका ये फर्स्ट ऑपरेंड समझ रहा है किसको, प्लस को, और सेकंड ऑपरेंड समझ रहा है बी को। हालांकि इसको यहाँ पर सिंटेक्स एरर दिखाना चाहिए कि भाई दो ऑपरेटर एक साथ आए में तो यहाँ पर एक ही ऑपरेटर लिखो, और प्लस और माइनस के केस में तो फिर भी आप उनको साइन से कर सकते हैं कि अगर प्लस प्लस है तो प्लस कर दें, प्लस माइनस है तो माइनस कर दें, लेकिन प्लस और मल्टीप्लाई का तो इस तरह का कोई रिलेशनशिप हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ ये सिंटेक्स एरर नहीं दिखा रहा, बल्कि इसको ये ऑपरेटर समझ रहा है, ऑपरेंड समझ रहा है कि ये बी है और बी को मल्टीप्लाई करना है प्लस। अभी इसके अंदर ये और यहाँ पे तो ए दिया ही नहीं, ए दिया ही नहीं है, ए को अलग ले रहा है और अच्छा ठीक है, ए को दिया था ना मैंने, ए प्लस उसने माना, दिया लेकिन ए प्लस किससे करना है, तो उसने कहा ए प्लस उससे करना है, ये प्लस को ये ऑपरेटर समझ रहा है। अगर यहाँ पर सी लिखा होता तो सब कुछ सही है ना, तो ये थोड़ी सी इसके अंदर मिस्टेक है, ये मिस्टेक आप सही कर सकते हैं, इसी कोड को लेकर आप अपडेट कर सकते हैं, तो ये आपका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है, इसकी लिमिटेशंस को खत्म कर दें। ठीक है, तो अल्टीमेटली सारी एक्टिविटी का मकसद यही है कि आपको समझाया जाए कि एक्चुअली हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है और उसके पास हमारे पास 3 इंटरमीडिएट कोड्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने इंटरमीडिएट कोड सिर्फ पढ़े किस हवाले से, सिर्फ पढ़े अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के हवाले से। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन डैग ट्री अगर क्रिएट किया जाएगा तो सिर्फ प्लस माइनस वाली स्टेटमेंट के लिए किया जा सकता है, सिर्फ अरिथमेटिक के लिए किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे पास किसी भी तरह की एक्सप्रेशन आप किसी भी लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट को उठा के उसका पार्स ट्री या उसका डैग क्रिएट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए हम ये छोटी सी ले लेते हैं, लेट्स सपोज इस स्टेटमेंट्स का डैग क्रिएट करके देखते हैं। अब इसमें देखें एरे वाली स्टेटमेंट्स भी हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास इफ एल्स की स्टेटमेंट भी है। तो अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट हो तो उसका डैग किस तरह से क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये ले लेती हूँ और बाकी डैग को हम कर देते हैं गायब। ठीक है जी, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास इस तरह की कोई स्टेटमेंट्स हैं और आपको क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डैग के अंदर। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जाहिर है कि ये T1 है, ये इंस्ट्रक्शन जो है ये इस वक्त एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं और 3 एड्रेस कोड है, तो इसी सीक्वेंस में ही हम डैग क्रिएट करेंगे। तो पहला जो स्टेप हमें परफॉर्म करना है वो ये है कि हमारे पास एक अदद 4 होना चाहिए। अब मैं सर्किल का इस्तेमाल नहीं कर रही, जल्दी जल्दी लिख देती हूँ। मेरे पास एक कोई 4 होना चाहिए किसी नोड के ऊपर वैल्यू, और एक नोड के ऊपर वैल्यू होनी चाहिए i, और i क्योंकि मुझे पहला आ रहा है तो मैं i नॉट ही कह देती हूँ इसको। ठीक है, ये पहला पहला i है और मुझे क्या करना है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरे पास एक नोड आ जाएगा और इस नोड की का नाम क्या हो जाएगा, T1। ठीक है, फिर मैं क्या कह रही हूँ कि T2 है। ठीक है, T2 एक वेरिएबल है लेकिन उसके अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए, उसके अंदर वैल्यू वो आनी चाहिए कि मुझे एक अदद a चाहिए। अब a नाम की कोई चीज क्या मेरे पास पहले से मौजूद थी, नहीं मौजूद नहीं थी, तो मैं एक न्यू ले लेती हूँ। ठीक है, एक तरफ है मेरे पास a और दूसरी तरफ मेरे पास वो वैल्यू होनी चाहिए T1 की जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट की है। ठीक है, और इन दोनों को मुझे करना क्या है, इन दोनों के ऊपर मुझे ये ऑपरेशन, आप इसको किसी भी तरह अंडरस्टैंड कर लें, मैंने इसको इस तरह अंडरस्टैंड किया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर हम ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसको एरे में कन्वर्ट करें। जो पहला ऑपरेंड मुझे मिलेगा उसको मैं एरे के बाहर की वैल्यू समझूंगी और जो मुझे दूसरा ऑपरेंड मिलेगा उसको मैं इंडेक्स के अंदर की वैल्यू समझूंगी। ठीक है, तो ये मैंने ये भी परफॉर्म कर दिया और इसका नाम मैंने रख दिया बेसिकली, चले मैं नाम दूसरे पेन से लिखूं ताकि हमारा मसला सॉल्व हो जाए। ठीक है, डैग कुछ इस तरह से बनेगा और इसका नाम बनेगा T1। ठीक है, इसका नाम बनेगा T1
और इसका नाम बनेगा T2। ठीक है, देन हमारे पास फिर से 4 मल्टीप्लाई बाय आई है। अब ये 4 मल्टीप्लाई बाय आई वही वाला है जो कि पिछला वाला है, तो आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप वही बना लें या आप उसको रीयूज कर लें। ठीक है, दोनों में से जो चॉइस भी आपको पसंद आए, क्योंकि ये भी वही वाला केस है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आप चाहें तो रीयूज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो नए दो नोड्स भी बना सकते हैं T3 के नाम से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहीं पर T3 T1 कर देते हैं, जैसे पहले जोया ने कहा था। टाइम भी हमारे पास कम है, अदरवाइज अगर आप दो अलग अलग नोड्स भी बना देंगे तो भी मुझे एतराज नहीं होगा, वो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, T4 नाम का एक वेरिएबल है, और T4 की वैल्यू में क्या होना चाहिए, T4 में अगेन एरे को हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक नया नोड लेती हूँ और उसके अंदर बेसिकली होगा क्या, उसके अंदर पहला ऑपरेंड होगा B। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा ऑपरेंड क्या होगा, ये T3 के अंदर जो मैंने वैल्यू अभी अभी ली है। अगर आपने अलग नोड बनाया तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रीयूज कर रहे हैं तो आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑपरेशन वही एरे के इंडेक्सेस वाला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इस नोड का नाम क्या हो जाएगा, इस नोड का नाम हो जाएगा T4। ठीक है जी, उसके बाद मेरे पास एक और स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, T2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं T4 से। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक T4 आ गया है और मुझे अब T2 को मल्टीप्लाई करना है T4 से। तो मैं क्या करूंगी, अब क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, T2 को मल्टीप्लाई करना है T4 से। अगर मेरे पास जगह होती तो मैं इसको ऊपर लेकर जाती, लेकिन मैं अब इसको साइड पर लेकर जा रही हूँ। ठीक है, और इस नोड का नाम क्या बनेगा, इस नोड का नाम बनेगा T5। आखिर में मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल है कोई प्रोडक्शन के नाम से या PROD, और ये मेरे पास एक नया आएगा जाहिर। तो प्रोड को मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे प्लस करना है T5 के साथ। तो मैं एक नया ले लेती हूँ, और यहाँ पर क्या मौजूद है, बेसिकली प्रोड नाम का मेरा वेरिएबल मौजूद है। इस वेरिएबल को मुझे क्या करना है, T5 के साथ बेसिकली प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको प्लस भी कर दिया है। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है, अब ये प्रोड और ये प्रोड दोनों डिफरेंट है, तो मैं इसको प्रोड 0 कह देती हूँ, और जो नया प्रोड मैं यूज कर रही हूँ उसको मैं प्रोड 1 कह देती हूँ। ठीक है, इस नोड का नाम है बेसिकली T6। T6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि एक नया प्रोड लेना है, प्रोड 1। ठीक है, उसको वैल्यू असाइन करनी है। तो यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा अप्लाई होगा, इक्वलेंस वाला, और इसको मुझे वैल्यू कौन सी असाइन करनी है, जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट की है। ये भी हो चुका है मेरे पास। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, बेसिकली फिर मुझे ये करना है कि T7 नाम का एक नया नोड लेना है और उसमें 1 को प्लस करना है I के साथ। ठीक है, तो मैं T7 नाम का एक नोड ले सकती हूँ। एक मुझे यूज करना है I, तो मैं I यहीं से ले लेती हूँ। लेट्स सपोज
यही वाला आई यूज करना है और इसको करना क्या है, इसको प्लस करना है बेसिकली, किसके साथ, 1 के साथ प्लस करना है, ठीक है। और इस नोड का नाम मैं क्या कह सकती हूँ, इस नोड का नाम मैंने कह दिया T7, ठीक है। आखिरी काम मुझे क्या करना है कि एक आई को वैल्यू देनी है T7 की। अब ये समझने की बात है कि पिछला वाला आई तो पुराना ही आई था, लेकिन ये जो आई है ये एक नया है, तो इसको मुझे न्यू वेरिएबल की तरह ट्रीट करना चाहिए और मुझे कहना चाहिए कि I1 नाम का कोई वेरिएबल है, ठीक है, और उसको एक्चुअली करनी है वैल्यू असाइन। तो यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल होगा, इक्वलेंस वाला, और उसको कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, वो वैल्यू जो मुझे मिल जाए यहाँ से, ठीक है। फिर आखिरी स्टेटमेंट हमारे पास यही है कि इफ हमें वैल्यू आई की चेक करनी है। अब किस आई की चेक करनी है, बेसिकली इस वाले आई की चेक करनी है, जो नया आई अभी अभी हमने क्रिएट किया है। आई को हमें चेक करना है 20 के साथ, तो हम करते हैं आई को चेक, ठीक है। एक नया एज लेंगे, उस एज को दे रहे होंगे ये वाली वैल्यू जो भी अभी हमें यहाँ से मिलेगी i+1 करने के बाद, i = T7 करने के बाद, सॉरी, इसको मैं कह रही हूँ नहीं, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया शायद, नहीं, ये इतनी लंबी कहानियां करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको मैं, नया एज बनाने का बिल्कुल जरूरी नहीं है मेरे लिए, मैं इस T7 को ही वैल्यू दे सकती हूँ आई के बराबर ही। तो मैं कहती हूँ कि मेरा बेसिकली जो है वो आई भी यही है, ठीक है, मेरा T7 भी यही है और मेरा आई भी यही है, ठीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है जिसमें मैं कह रही हूँ कि आई की वैल्यू भी वही होनी चाहिए जो T7 की, तो अब आई नॉट की वैल्यू यही है जो T7 की वैल्यू है, जबकि आई नॉट की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो अब मुझे जो लेस देन ऑपरेशन चेक करना है वो किस पर करना है, वो मैं T7 पर करूं या आई पर करूं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई और T7 दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं चेक कर रही हूँ मेरा पहला वेरिएबल क्या होगा, वो T7 या आई, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और इसको मैं बेसिकली चेक किसके साथ कर रही हूँ, इसको मैं चेक कर रही हूँ 20 के साथ, और एक्चुअली किस बुनियाद पर इनके ऊपर ऑपरेशन चेक कर रही हूँ, लेस देन का ऑपरेशन इसके ऊपर चेक कर रही हूँ, ठीक है। और फिर आप चाहें तो एक स्टेटमेंट और बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आए 0 या 1, उसकी बुनियाद पर आपको क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है गो टू ऑपरेशन, और गो टू किधर जाना है आपको, गो टू आपको जाना है 3 के ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली आप डैग क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपके पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हो तो भी आप डैग क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपके पास नॉन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हो तो भी डैग क्रिएट हो सकता है। इस सारी एक्टिविटी का मकसद ये था कि जरूरी नहीं आपके पास फॉर, व्हाइल, इफ, जो भी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के हिसाब से आप डैग के ऊपर किस तरह की आपको नोटेशन चाहिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इक्विवेलेंट डैग क्रिएट कर सकते हैं। आई होप मैं क्लियर कर पाई हूँ, ठीक है। बिल्कुल इजी इजी चीजें हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ी है। सिर्फ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कोड के ब्लॉक को, किसी भी लैंग्वेज के कोड को हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये तमाम रिप्रेजेंटेशन है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आखिरी सवाल जल्दी से हम आखिरी मैम, पॉइंट जी। पहले आपने कहा था कि डबल लेवलिंग हम नहीं कर सकते, अभी आपने दी है।
नहीं, वो वही मैंने बाद बाद में साथ में बोल रही थी कि करनी नहीं चाहिए। असल में मुझे करना क्या चाहिए था, मुझे पहले एक बनाना चाहिए सिंटेक्स ट्री, और सिंटेक्स ट्री में मैं डबल लेबलिंग नहीं करूंगी, अलग अलग नोड्स लूंगी और उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करके मैं ले आऊंगी किसमें, डैग में। ये 2 स्टेप्स लग जाते हैं, मुझे काफी टाइम लग जाता है, करना अल्टीमेटली यही था। तो मैंने ये उस वक्त भी यही कहा कि अभी क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और जगह भी नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी एक ही स्टेप के अंदर कर रहे हैं। सबसे सेफ ये कि आप अलग अलग ही लें, अलग अलग ही लें, लेकिन उसके बाद जब आप अलग अलग एक सिंटेक्स ट्री क्रिएट कर चुकेंगे तो आपको पता यही चलेगा वहां पर भी अल्टीमेटली कि यहाँ पर हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो अगर आप उसको रीयूज कर लेते हैं तो वो एक ऑप्शनल फेज, आपने ऑप्शनल एक्स्ट्रा काम कर दिया जो करना रिक्वायर्ड नहीं था, ऑप्टिमाइजेशन कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन आप बाद में करें तो बेहतर है। सबसे पहले आप सिंटेक्स ट्री क्रिएट करते हैं, स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे। पेपर पे बनाते हुए तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ से सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ इस प्रोग्राम कोड को देखकर जल्दी जल्दी डिसाइड करी हूँ, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन कोड लिखते हैं तो कोड लिखते हुए हमसे गलती हो सकती है, वही गलती जो कि जगलर से बॉल को कैच करते हुए हो जाती है। तो हमारे लिए सेफ तरीका यही होता है कि हम पहले कोडिंग में सिंटेक्स ट्री क्रिएट करें और देन सिंटेक्स ट्री क्रिएट होने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करें। अगर हम एक ही स्टेप में ऑप्टिमाइज और क्रिएट सिंटेक्स ट्री दोनों क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमसे गलती हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम है और मुझे ये कोर्स आज कवर करना है, आखिरी 5-7 मिनट 10 मिनट मेरे पास रहते हैं, तो वो मैं 12 नमाज का टाइम मुझे पता है हो रहा है, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करके ही आज उठूंगी। तो यहाँ पर हमें डिस्कस क्या कर रहे थे हम, कि आप चाहें तो इसी स्टेप में कर लें अगर आप अच्छी प्रैक्टिस है और आपको इस बात की श्योरिटी है कि आप गलती नहीं करेंगे। अदरवाइज मैंने मना जो किया था वो इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर गलती का इम्कान होता है। ठीक है। इस सारी जो मैंने अभी डैग क्रिएट किया, इसको करने का मकसद ये था कि कहीं हम ये ना समझें कि ये जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हो सकती है, जो डैग्स और सिंटेक्स ट्री क्रिएट हो सकते हैं, इसको सिर्फ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ही चाहिए होगी। अगर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है तो डैग हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग की जो दूसरे कंस्ट्रक्ट है, जो हमारा स्विच केस होता है, जो हमारा इफ एल्स होता है, जो हमारा फॉर वाइल के लूप होते हैं, उस केस में डैग क्रिएट नहीं हो सकता। नहीं, किसी भी केस में, किसी भी स्टेटमेंट के केस में डैग क्रिएट किया जा सकता है। आपको उसमें पर्टिकुलर नाम देने की, ऑपरेटर और ऑपरेंड आपको सिलेक्ट करने की, पहले से रीनेम करने की जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद आप किसी भी तरह की स्टेटमेंट को जो है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी जो मैं कंक्लूडिंग बात आपको समझा रही हूँ कि ये डैग, ये पार्स ट्रीज जो अभी तक हम सब कुछ बना रहे हैं, ये हम कहाँ बना रहे हैं, हम कॉपी पे बना रहे हैं, पेन पर बना रहे हैं। तो एक्चुअली करना क्या है, ये तो सिर्फ हम लॉजिक समझ रहे थे, ये सारी एक्टिविटी कर रहे थे हम लॉजिक समझने के लिए कि एक्चुअली 3 एड्रेस कोड क्रिएट करते हुए करना क्या होता है, एक्चुअली पार्स ट्री क्रिएट करते हुए करना क्या होता है, सिंटेक्स ट्री क्रिएट करते हुए करना क्या होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छा ये पार्स ट्री की मुझे लॉजिक समझ में आ गई, ठीक है, कोड है, और जैसे ही मैं इस कोड को देखूंगी मेरे माइंड में एक ग्राफ, चाहे मैं मैन्युअली ग्राफ नहीं बना रही हूँ, सचमुच में जरूरी नहीं है कि डैग क्रिएट करते हुए आपको जो है वो वहां पर कोई ट्री बनाना है, उसमें नोड होंगे, पॉइंटर्स होंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इसको प्रोग्राम करने के लिए, इस तरह की चीजों को, इस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप ट्री या ग्राफ को इम्प्लीमेंट करें। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस 3 एड्रेस कोड को हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका मौजूद है, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस क्रिएट कर देना, छोटी छोटी टेबल्स क्रिएट कर देना। वो टेबल आप एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं, वो टेबल आप किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जहां आपका जी चाहे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस 3 एड्रेस कोड को बेसिकली हम स्टोर कहाँ पे करते हैं कंप्यूटर के अंदर, किस फॉर्म में मौजूद होता है ये एक्चुअली मौजूद होता है टेबल की फॉर्म में। यानी आपके सामने कोई 3 एड्रेस कोड है, तो ये 3 एड्रेस कोड आप स्टोर रख सकते हैं और उसको दोबारा रीजनरेशन के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल आप इसको टेबल की सूरत में कर सकते हैं। टेबल की सूरत में कैसे, कि आपके पास लेट सपोज, चलो ये उठा ही लेती हूँ मैं यहाँ से, ये अब एक्सेल में करना मुनासिब रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेती हूँ। ठीक है।
ठीक है, एक टेबल हमें एक्चुअली अगर मेरे पास कोई भी 3 एड्रेस कोड है और उसको मैं कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहती हूँ ताकि मैं उसको दोबारा रीजनरेट कर सकूँ किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल के अंदर मुझे करना क्या पड़ेगा, पहला कॉलम मुझे रखना पड़ेगा ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा कॉलम मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपरेंड 1, पहला ऑपरेंड कौन सा है। दूसरा क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपरेंड 2, और आखिर में मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट। ये मैंने कितने कॉलम बनाए टेबल के अंदर, 4, ठीक है। इस टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे 4 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, सबसे पहले देखें, हालांकि हमें पता है कि माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो बेसिकली कम होती है बाकी तमाम ऑपरेटर से, लेकिन अगर माइनस एज अ यूनरी ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा हो तो यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। तो इस वक्त इस माइनस को हम क्या डील कर रहे हैं, एज अ यूनरी ऑपरेटर, तो मैं यहाँ लिखूंगी माइनस, और मेरा, ठीक है, और मेरा पहला ऑपरेटर क्या होगा, इसको अगर मैं सेंटर्ड कर दूं तो जरा आपको रीडेबिलिटी भी ज्यादा आ जाएगी। इसको मुझे जूम करने की जरूरत तो नहीं है, नो मैम, सही सही नजर आ रहा नजर आ है, रहा है। विजिबल है। विजिबल है, थैंक यू। तो सबसे पहले मुझे माइनस में ऑपरेटर मेरा पहली स्टेटमेंट के अंदर माइनस है, और मेरा जो ऑपरेंड है वो क्या है, ऑपरेंड है सी, ठीक है। और इसका रिजल्ट मुझे कहाँ स्टोर करना है, माइनस सी का, इसका रिजल्ट मुझे स्टोर करना है T1 के अंदर, ठीक है। तो ये पहली लाइन को मैंने अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। फिर मेरे पास दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में मेरे पास ऑपरेटर मेजर क्या है, हर लाइन में एक ही ऑपरेटर होना चाहिए। 3 एड्रेस कोड का फायदा ये होता है कि हर लाइन में ऑपरेटर हमेशा एक होगा। तो इस लाइन में मेरा ऑपरेटर क्या है, इस लाइन में मेरा ऑपरेटर है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मुझे किसको करना है, बेसिकली बी को करना है बी एंड T1 और T1 को करना है, और इनका रिजल्ट मुझे कहाँ स्टोर करना है, T2 के अंदर स्टोर करना है, T2। ठीक है। फिर मेरे पास तीसरा ऑपरेटर क्या है, अगेन यूनरी ऑपरेटर है, ये है माइनस, ठीक है। और माइनस मुझे किसको करना है, अगेन सी को करना है, ठीक है। अब मैं अगेन ऑप्टिमाइजेशन की इस वक्त बात नहीं कर रही हूँ, इस वक्त हम आप इसको बिल्कुल चाहें तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल बात कर रही हूँ रिप्रेजेंटेशन की, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ये वाला ऑप्शन सबसे बेहतर है कि आप इसको इम्प्लीमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। जो ग्राफ वाला है, ट्री वाला है, उसका ट्री इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है, ठीक है। अब इस माइनस सी को मुझे स्टोर कहाँ करना है, मुझे इस माइनस इसको T3 में स्टोर करना है। देन मेरे पास फोर्थ वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर मेरे पास फिर मल्टीप्लाई है ऑपरेटर के अंदर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद इसको कह सकती हूँ बी और T3। पहला ऑपरेटर मेरे पास है, ऑपरेंड है बी, और दूसरा है T3, और इन बी और T3 को मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मैं कहाँ स्टोर कर रही हूँ, T4 के अंदर, तो मेरे रिजल्ट वाले कॉलम में आ जाएगा T4, ठीक है। फिर मेरे पास है इस वाली स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटर हम ढूंढ लेते हैं कि इसके अंदर ऑपरेटर हमारे पास है प्लस, तो आप चाहें तो प्लस लिख सकते हैं ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। और प्लस बेसिकली करना किसको है, प्लस करना है T2 को, किसके साथ, T4 के साथ, ठीक है। तो T2 को और T4 को हम प्लस कर रहे हैं, इनका रिजल्ट हमें कहाँ स्टोर करना है, T5 के अंदर, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑपरेटर क्या है, इक्वलेंस इक्वल। इक्वलेंस ऑपरेटर है, ठीक है। और मुझे बल्कि इक्वलेंस ऑपरेटर को भी यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल पता है कि रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, रिजल्ट स्टोर करना है ए के अंदर, ठीक है। क्योंकि अभी तक इक्वलेंस के इधर वाले जो है वो हम सारे इधर स्टोर कर रहे थे, तो जो इधर करना है एक्चुअली इस ए के साथ भी वही सारा कुछ करना है जो ऊपर वाले तमाम रोज के साथ करना है। और एक्चुअली मुझे वैल्यू कहाँ से पिक करनी चाहिए, तो मैं फर्स्ट ऑपरेंड, क्योंकि इसमें और तो कोई ऑपरेंड है नहीं, तो फर्स्ट ऑपरेंड में मैं लिख दूंगी T5। ये समझ में आया कि ये अगर हम यहाँ लिख देंगे तो इसका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। तो एक्चुअली ट्रीटमेंट सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हर जगह मैं यही कर रही हूँ ना कि ये जो T1 होंगी इसको पिक करूंगी और इसमें वैल्यू असाइन कर रही होंगी,
फिर T2 को पिक करूंगी, वैल्यू असाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पर फर्क ये कि बस यहाँ पर ऑपरेटर में कुछ है नहीं, मैं कोई ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बस मेरे पास एक रिजल्ट है, वो A के अंदर मुझे स्टोर करना है, और वो A के अंदर वैल्यू कौन सी होगी, जो मेरा फर्स्ट ऑपरेंड होगा। तो एक्चुअली इसका फायदा क्या है कि मैंने किसमें कर दिया, यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री कर रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर हम ऑपरेटर्स के अंदर मल्टीप्लाई माइनस प्लस ऐसे कर देंगे तो फिर यहाँ पर ये एम्बिग्विटी नहीं हो जाएगी। अगर यहाँ पर इसको ऑपरेटर ट्रीट करे थे तो मुझे अगर ये टेबल क्रिएट करनी हो तो मैं इस तरह ही क्रिएट करूंगी। अरसलान मैम क्लास 1:45 पर एंड होगी। बेटा मुझे नहीं पता क्लास कितने बजे एंड होगी, बस मैं क्लास चला रही हूँ जब तक मेरा ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, जिसको अगर जाना है तो जाए, मैं आपकी हमेशा बात मानती हूँ, आज आप लोगों को थोड़ी सी मेरी माननी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट यही है कि किसी भी स्टेटमेंट्स को जो है हम इंटरमीडिएट कोड में थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डैग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इवन इनको कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम इसको टेबल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये टेबल आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छी तरह जानते हैं उसके अंदर आप ये क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन को बेसिकली हम कहते हैं क्वाड्रपल्स। ठीक है, ये जो अभी अभी चीज हमने क्रिएट की इसको क्वाड्रपल्स कहते हैं। क्वाड्रपल क्यों? क्वाड्रपल इसलिए क्योंकि इसके अंदर 4 कॉलम्स हमने इस्तेमाल किए थे। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन जो इसमें डिटेलिंग में समझाई गई है वो बात यही कह रहे कि क्वाड्रपल्स एक्चुअली एक डेटा स्ट्रक्चर अच्छा मिल जाता है हमें, जिस डेटा स्ट्रक्चर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं 3 एड्रेस कोड की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अच्छा, अगेन इसको भी फर्दर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि ये टेबल है और हमें नजर आ रहा है कि इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, तो किसी भी क्वाड्रपल टेबल को हम और अच्छी बेहतर टेबल में क्रिएट कर सकते हैं, और उस टेबल को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कहते हैं। तो ट्रिपल और क्वाड्रपल में क्या फर्क है कि ट्रिपल और क्वाड्रपल में ये फर्क है कि हम इसी टेबल को एक्चुअली मेमोरी लोकेशंस की बुनियाद पर डील करने लगते हैं। यहाँ पर देखें तो हमने रिजल्ट्स को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया, और यहाँ पर हम वेरिएबल्स को देख रहे थे, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको स्टोर करने का मेरे पास इससे बेहतर भी एक तरीका मौजूद है। वहीं हम चलते हैं वापस। ठीक है, ये मेरा कोड था, और इसी चीज को मैं चाहूँ तो 3 ऑपरेटर्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं ये पहला ले रही हूँ एड्रेस या लोकेशन या इंडेक्स कह देती हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे पास है ये इंडेक्स। इंडेक्स में अलग से क्यों ले रही हूँ, वरना मुझे इंडेक्स लेने की जरूरत नहीं थी। ये 1 2 3 आ रहा है ना, या चले इसी को यूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेरी इंडेक्सेस है, तो अब मेरे लिए मेमोरी लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन सा काम किस मेमोरी लोकेशन पर कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास पहले में ऑपरेटर है, दूसरे में ऑपरेटर, पहले में ऑपरेंड 1 है और दूसरे में ऑपरेंड 2 है। अच्छा, इस टेबल में और पिछली वाली टेबल में फर्क क्या है, जो मैं अभी पहले इससे पहले क्रिएट करी थी उसमें और इस टेबल में फर्क क्या है? मैम रिजल्ट उसके लिए अलग से सेव करना पड़ रहा था, इसमें हम मेमोरी लोकेशन से रेफर करेंगे। हाँ, इसमें एक कॉलम कम है बेसिकली, इस टेबल का साइज छोटा होगा। अब जो मैं टेबल क्रिएट करने जा रही हूँ वो ऑप्टिमाइज इस वे में है कि इस टेबल का जो मैं बना रही हूँ उसका साइज छोटा होगा। काम वही कर रही होगी जो पिछली वाली टेबल कर रही थी, लेकिन इसका साइज बेसिकली होगा छोटा। ठीक है, तो आप कंसिडर कर लें ये 2 से शुरू होगा, लेकिन आप 2 मिनट के लिए इसको कंसिडर कर लें कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं मजबूरी की वजह से, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो अगर मैं एक दूसरा कॉलम बना दूंगी तो आप समझेंगे कि इसमें तो फिर ज्यादा कॉलम आ गए, तो इंडेक्स का हमें कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। सबसे पहले मेरा ऑपरेटर क्या है, पहली स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटर है मेरा माइनस। ठीक है, और ऑपरेटर माइनस के साथ हम किसको डील कर रहे हैं, पहला ऑपरेंड है सी। ठीक है, अब ये -c की वैल्यू कहाँ मौजूद है, ये इंडेक्स नंबर 2 पर मौजूद है। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे जो है T1 में मल्टीप्लाई करना है, जो भी -c था -c में बेसिकली मुझे मल्टीप्लाई करना है किसको, b को। तो मेरे पास ऑपरेटर आ गया मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, और पहला ऑपरेंड है मेरा b, लेकिन दूसरा ऑपरेंड क्या है, दूसरा ऑपरेंड मैं पहले वाले की लोकेशन को कह सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ 2।
क्योंकि माइनस सी की वैल्यू कहाँ थी, अब मैं किस तरह लिखूं, ऐसे लिखती हूँ, शायद ऐसे आ जाए, ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये 2 बेसिकली क्या है, ये 2 बेसिकली है 2 लोकेशन, क्योंकि पहला वाला रिजल्ट जो था वो 2 लोकेशन पर मौजूद है, तो ये 2 को बी को बेसिकली मल्टीप्लाई किससे करना है, वही चीज जो कि 2 लोकेशन पर मौजूद है। फिर मैं क्या कह रही हूँ, फिर मैं ये कह रही हूँ कि भाई T3 जो है उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए माइनस सी, तो मैं कह रही हूँ माइनस सी। आप चाहें तो उसको अगेन रीयूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल रीयूज नहीं कर रही हूँ, और मैं इसको कह रही हूँ कि माइनस सी दूसरा ले लिया। अब ये माइनस सी ये 4 लोकेशन पर भी मौजूद है, आप चाहें तो इस बात को डिटेक्ट करके इसको एक ही लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर T3 अलग स्टोर हुआ हुआ है तो मैं T3 को अलग ही ले रही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, T3 के साथ। तो हम एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, अगेन वही वाला बी, और इस बार हम बी को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लोकेशन नंबर 3 के साथ। ठीक है, और फिर हम क्या कह रहे हैं कि T2 में जो वैल्यू है और T4 में जो वैल्यू है उन दोनों को प्लस कर दिया जाए। तो मैं कह रही हूँ कि प्लस किया जाए किसको, जो भी वैल्यू पड़ी है बेसिकली किसके अंदर, 3 के अंदर। ठीक है, क्योंकि 3 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, यहाँ पर b और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो यही वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए, b और 2 को मल्टीप्लाई, लोकेशन नंबर 2 और b पर जो कुछ भी मौजूद है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बनेगी, तो वो मुझे चाहिए प्लस करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है। और दूसरी वैल्यू मुझे कौन सी चाहिए, b और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू बनेगी, तो दूसरा जो मुझे प्लस में इस्तेमाल करना है वो बेसिकली करना है लोकेशन नंबर 5 की वैल्यू। तो इस स्टेटमेंट को मैं इस तरह लिख सकती हूँ। अब इसका रिजल्ट मुझे कहाँ मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा मुझे T5 के अंदर। ठीक है, और आखिरी स्टेटमेंट ये है कि मुझे इक्वलेंस करनी है, मुझे वैल्यू असाइन करनी है। वैल्यू असाइन क्या करनी है कि यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए, रिप्लेस हो जानी चाहिए जो भी T5 में पड़ा है। अब T5 की वैल्यू मेरे पास कहाँ मौजूद है, T5 की वैल्यू मेरे पास 6 लोकेशन पर मौजूद है, तो ये मैं इसको 6 लोकेशन पर रख सकती हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर जो भी चीज मौजूद है वो क्या है, मैम अगर हम यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर ना दें तो फिर कैसे करें, जिस मैम तो पहले फिर ये जैसे याद किया था। कैसे रखेंगे, पहले ऐसे किया था कि असल में पहले मेरे पास रिजल्ट का कॉलम था, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कुछ मुझे किस वेरिएबल को क्या असाइन करना है। सिर्फ ऑपरेटर 1 को जो हमारे पास T5 पर पड़ा हुआ है वही लोकेशन दे दें, ऑपरेटर 1 को 6। ठीक है, 6 दे दिया मैंने। अब ये 6 वैल्यू जानी तो किस में है, तो मैम जो 7th इंडेक्स है 7 में वहां पर चली जाएगी। हाँ लेकिन किसकी वैल्यू है, ठीक है ना, ये वेरिएबल तो मुझे चाहिए, ए बी सी डी जो है ना ये वेरिएबल तो मुझे चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बेहतर यही है कि इस वाले केस में, पिछले वाले केस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इस वाले केस में असल पॉइंट ये है कि आपकी जो भी रिप्रेजेंटेशन हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको इसी तरह करना है। असल मकसद ये है कि अगर आपने जिस तरह से भी लिखा है ना, आप दोबारा इस स्टेटमेंट तक पहुंच सके। अगर आप इस तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो फिर क्योंकि प्रोग्रामर ने a इक्वल टू T5 लिखा है, आगे वो इस a को यूज कर सकता है, तो ये a मिलना चाहिए। ये T1 T2 T3 T4 ये तो प्रोग्रामर ने नहीं लिखे ना, ये तो आपने बनाए, लेकिन ये a वेरिएबल जो है ना ये प्रोग्रामर वाला है।
तो ये मिलना चाहिए। तो इसकी जैसे बी सी यहाँ पर आ रहे थे तो ए आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, इक्वलेंस करनी है। हमारे पास पहला क्या है, पहला हमारे पास है ए, लेकिन दूसरी हमारे पास सिर्फ लोकेशन है और वो लोकेशन है 6। तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। फर्दर अब अगर आप इसको ऑप्टिमाइजेशन की नजर से देखें तो आप देख सकते हैं कि भाई ये दोनों रिडंडेंसी है, इन दोनों को अलग होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन ये दोनों भी रिडंडेंसी है, क्योंकि हम चाहें तो ये T1 + T1 करेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। T2 + T2 करेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा। ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम होगा। ये पहली 4 स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली रिडंडेंट है। तो आप चाहें तो इस टेबल का साइज और कम कर सकते हैं और इसकी रिडंडेंसी खत्म कर सकते हैं। ऐसा है ना? यस मैम। ठीक है, मैं चाहूं तो सिर्फ ये पहली दो वैल्यूज को रहने दूं और इन दोनों वैल्यूज को मैं खत्म कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ। इस पे मैं थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई कर सकती हूँ। अब मुझे प्लस किसको करना है, प्लस मुझे लोकेशन 3 को बेसिकली लोकेशन 3 से ही प्लस करना है। तो ये मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है। और अब मैं एक्चुअली ए को असाइन क्या करना चाह रही हूँ, वो चीज जो कि लोकेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। आप इंटरमीडिएट कोड के लिए इन सब रिप्रेजेंटेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है, आप इसको भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इसका आप डैग बनाकर देख सकते हैं, इसका आप सिंटेक्स ट्री बनाकर देख सकते हैं, इसका आप ट्रिपल या क्वाड्रुपल सब कुछ बनाकर देख सकते हैं। तो जो कन्वीनियंट आपके लिए रिप्रेजेंटेशन होती है, आप उस रिप्रेजेंटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पहुंचने के बाद अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ अपनी डिस्कशन। मुझे जो आप लोगों से चीजें डिस्कस करनी थी वो यही थी। ऑलमोस्ट कंपाइलर का हमारा कोर्स अब यही है कि आप एक यूजर से प्रोग्राम जो है वो लें इनपुट में और उसको किसी ना किसी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दें। वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन 3 एड्रेस कोड हो सकती है, या वो डैग हो सकता है, या वो सिंटेक्स ट्री हो सकता है, या वो टपल या क्वाड्रपल हो सकता है। अगर आप मुझे एक छोटी सी एक्सेल की फाइल जनरेट करके दे देते, यूजर आपको इनपुट देता है और आप मुझे बदले में एक एक्सेल फाइल दे देते हैं, जिस एक्सेल फाइल के अंदर ये जो यूजर की लिखी स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टोर हुई हैं, तो वो भी आपका एक छोटा सा कंपाइलर कहने के काबिल होगा, क्योंकि वो यूजर की दी हुई स्टेटमेंट्स को क्वाड्रपल में या ट्रिपल में कन्वर्ट कर पा रहा होगा। तो यहाँ तक हमारा कोर्स भी कवर्ड है। अब अगर आप लोगों को मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो बस फिर हम छुट्टी कर सकते हैं। मैम क्वेश्चन नहीं है, मगर बस ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने अभी प्रोग्राम दिखाया ना मैम, उस पे अली और मैं और गफूर काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बिल्कुल भी बाउंड नहीं किया, इसीलिए मैंने आपसे कोई प्रपोजल भी नहीं मांगा ना कि आप मुझे पहले से सबमिट करें कि आप मुझसे पहले कोई कमिटमेंट कर चुके हैं और वो कमिटमेंट से आप पीछे ना हट सकें। तो ये तो मैं बिल्कुल, हालांकि जब मैंने अनफॉर्चुनेटली जब सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो बहुत इंथुसियाज्म से स्टार्ट किया था कि भाई आप लोग ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई थी मेरी। अब ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोग अपने शौक से अगर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो बनाएं, नहीं बनाना चाहते आप मुझे रिपोर्ट देंगे, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, प्रोजेक्ट भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो जो भी चीजें मैंने आपको आपसे टोकनाइजेशन क्लास में एक्टिविटी शेयर की है, आप उसी को रीयूज करके मुझे दिखा दें और आप कहें मैंने लेक्सिकल एनालाइजर बनाया, वैलिड गुड। अगर आप पार्सर खुद से थोड़ा सा डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि पार्सर का मैंने आपको कोई एग्जांपल क्लास में नहीं कराई है, तो अगर आप खुद से पार्सर करना चाहते हैं तो वो पार्सर ऑलरेडी, खैर पार्सर का कोड भी मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कोई के शेयर करूं मैं आपसे, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और इवन अगर आप ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई भी आपके ऊपर बर्डन नहीं है, जो आपको आसान लगे, जो आपको सही लगे वो आपको करना है, ठीक है। जी मैम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में रिवीजन ठीक है करवा मैम। पेपर के हिसाब से। नेक्स्ट क्लास कब है बेटा? नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन है आपकी? वेंसडे है मैम। प्रेजेंटेशन वो नेक्स्ट क्लास प्रोजेक्ट हमारी ट्यूसडे को है, ऐसा है ना? नहीं मैम, वेंसडे पे, ट्यूसडे पे चले PM की वेडनेसडे, है। वही व्हाटएवर, हाँ, बी सेक्शन की ट्यूसडे को है। आप लोगों के साथ मेरी क्लास अब अगली वेडनेसडे को है, वो आपका प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि आपकी जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है वो है 31। तो प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देंगे मैम? जी एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन आप मुझे ऑलरेडी बल्कि जमा करा चुके होंगे,
तो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकती हूँ। अच्छा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड करें फिर आप उसमें से मतलब हाँ, सबसे अच्छा जो है ना, मेरी तरफ से रिकमेंडेड ऑप्शन ये है, लेकिन मैं आपके साथ छूट इतनी कर सकती हूँ। मेरा रिकमेंडेड ऑप्शन ये कि आप मुझे ये दोनों सबमिट करा दें पहले ही, और मैं पहले से वीडियो देख लूँ, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर ये पहले से नहीं आपने सबमिट किया हुआ है तो आप प्रेजेंटेशन तो मुझे लाइव दे सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बाद में आप जमा करा सकते हैं। आप उस वक्त तक अगर आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ तक छूट दे सकती हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास तक इसको सबमिट करा दें पहले पहले, और आप वहीं पर लाइव दे सकते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। मेरा ये होता है कि भाई मेरे पहले से आपने सबमिट किया हो तो मैंने प्रेजेंटेशन देखी हुई हो, प्रोजेक्ट देखा हो, मेरे लिए क्वेश्चन करना आसान होता है। दूसरे केस में होता है कि अगर आप ऑन द स्पॉट उसी वक्त प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं, प्रपोजल वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, तो मुझे जरा टाइम लगता है उसको समझने में। लेकिन फिर भी मैं आपको इतनी छूट दे सकती हूँ कि चलें वेडनेसडे की आपकी क्लास तक आपके ये दोनों चीजें ऑलरेडी सबमिटेड हो, और आप मुझे लाइव ही वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना चाहें तो दे दें, या सबमिटेड होगी तो हम वहीं से प्ले कर लेंगे और फिर हम आपसे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। क्योंकि आपका जो मेजर पार्ट है मार्किंग का प्रेजेंटेशन में, वो क्वेश्चन आंसर से भी आ रहा है। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे दूसरे, या मैं पूछ रही होंगी, या आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे, तो वो एक इम्पोर्टेंट सही है। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों की तरफ से बरी हो गई हूँ, मुझे आप लोग इजाजत दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज। चलें जी, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। नाइस कार।